हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल कोड नंबर 034 जो आपका सब्जेक्ट है 12th क्लास का, 17 मार्च को एग्जाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का। तो मैं इसका आज पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा और पैटर्न बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टार्टिंग से और लास्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूं आपको। आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। आपके सिलेबस में 5 यूनिट है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें आपकी डेफिनेशंस है। अलंकार, कर्ण, मींड, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, अलाप, तान। सेकंड यूनिट में एक ही टॉपिक है आपका टाइम थ्योरी ऑफ राग। थर्ड यूनिट में आपके ग्रंथ हैं संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, और जीवन परिचय और संगीत में योगदान है फयाज खान जी का, बड़े गुलाम अली खान जी का, कृष्णराव शंकर पंडित जी का। ओके। फोर्थ यूनिट में आपकी ताल आ जाती हैं, जब ताल, रूपक ताल, धमार ताल। आपको इनका परिचय करना है और आपको इनकी ठाट, दुगुन, तिगुन और चौगुन आनी चाहिए। ओके। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तानपुरे को मिलाने की विधि आपने करनी है। फिफ्थ यूनिट में आ जाते हैं आपके राग, राग भैरव, राग बागेश्वरी और मालकोस। आपको इनका परिचय भी करना है। आपको इनमें स्वरलिपि भी करनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये आपका सिलेबस है। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हुआ। आपको 12th की प्लेलिस्ट में हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ये सारा सिलेबस मैंने हिंदी मीडियम में करवाया हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यूट्यूब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश वहां से हो जाती है। हिंदी में वीडियो मिलेंगी ना आपको, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा उस वीडियो को। तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो। और कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा मीडियम कौन सा है, तो आप अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हो आपका कौन सा मीडियम फिल किया हुआ है। अब ये देखो आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आएगा। आपको 3 खंड दिए जाएंगे, अ, ब और स। सभी प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। जो खंड अ है आपका, उसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड ब में 2 अंक का होगा 1 प्रश्न, और खंड स में 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। ओके। जब भी आप क्वेश्चन करो तो ऊपर आपने इस तरीके से मेंशन करना है कि खंड अ। खंड अ में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। तो जिसको फुल मार्क्स चाहिए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप बड़े ध्यान से करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे को सारा पेपर आता है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, तो उसका 1 मार्क्स भी कट हो जाता है ना उसमें, तो रिग्रेट फील होता है। 100 मार्क्स नहीं बन पाते उस बच्चे के। आपने अपने दिमाग से करना है पेपर, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं करना। ये मत सोचना कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसने ठीक किया होगा। चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो आपका एमसीक्यू गलत करवा सकता है। तो आप अपने दिमाग से बड़े ध्यान से करना। एमसीक्यू अगर नहीं आता तो लास्ट में उनका स्पेस छोड़ के उनको आप लास्ट में कर सकते हो। तो खंड अ, सबसे पहले आपको 8 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इस तरीके से। 3 तो आपके सिंपल आएंगे, 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे आपके बिल्कुल सिंपल आएंगे, डायरेक्ट पूछ लेगा वहां से क्वेश्चन। फोर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपका इस तरीके से, सही कथन को चुनिए। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। इसमें से आपको सही चूज करने हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो अपने ऑप्शन चूज करना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से मिलेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, फिर आपको सही विकल्प चुनना है इनमें से। 6th क्वेश्चन आएगा आपका मैचिंग वाला। तो इस तरीके से आपको 2 सूची दी जाएंगी, उसमें से आपको चूज करना है किसके साथ कौन सा मैच होता है, फिर आपने सही विकल्प चुनना है। 7th और 8th क्वेश्चन आएगा आपका इस तरीके से। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने सोल्व करवाया हुआ है। सभी वीडियोस मिलेंगे आपको चैनल पे। सैंपल पेपर भी सोल्व करवाया हुआ है मैंने। ये जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ये भी सोल्व करवाया हुआ है। उससे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2024 में, तो वो भी सोल्व करवाया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये कथन 1 और कथन 2 इस तरीके से दिया होगा, आपने फिर सही विकल्प चुनना है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए देखो किस तरीके से दिया हुआ है। राग बागेश्वरी के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित है। कई बच्चे इसको ऐसे ही निशान लगा देते हैं, हाँ वर्जित है, तो इसको ध्यान से नहीं पढ़ा ना आपने। देखो रे और धा वर्जित नहीं है, रे और पा वर्जित है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही उत्तर देना है। क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, उसी में मार खाते हैं बच्चे, जो फुल मार्क्स वाले होते हैं खासकर वो। 8th क्वेश्चन देखो आपका इसी तरीके से होगा, तो आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका खंड ब, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 9th क्वेश्चन से ये शुरू होगा। तो इसमें जो है आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, क और ख, 2 भाग मिलेंगे इस तरीके से। तो जोन सा भी क्वेश्चन आप करो ध्यान से पढ़ के करना है पहली बात तो, और फिर कै कर रहे हो तो कै लिखना है, ख कर रहे हो तो ख लिखना है।
ये नहीं कि डायरेक्ट उत्तर नंबर 9 और सीधा आंसर लिख दो। तो उसमें मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन खराब होती है। और क्वेश्चंस को ना बिल्कुल सीक्वेंस में करना, मेरी बात मानो तो ज्यादा कटिंग मत करना, सीक्वेंस में करना, ऐसी राइटिंग में करना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो चेक करने में आसानी होती है एग्जामिनर को, फिर ज्यादातर चांस हो जाते हैं आपके अच्छे मार्क्स आने के। अगर एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आया आपका लिखा हुआ तो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे फिर आपको, बताओ। तो जो भी क्वेश्चन आप करो, कै और ख ये पता चल गया, ये लिखना है आपने। पेपर आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा, एक तरफ हिंदी में होगा और इधर इस तरीके से दूसरे पेज पर आपको मिलेगा इंग्लिश में। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो यहाँ से देख के। ओके, ये 10th क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है, ऑप्शन में दिया हुआ है तानपुरे को मिलाने की विधि। 11th क्वेश्चन में रागों का समय सिद्धांत, राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार कीजिए। देखो ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट का, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो ये तानपुरे को मिलाने की विधि है और रागों का समय सिद्धांत है, ये किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आए जहां पे भी लिखा हो रागों का समय सिद्धांत या तानपुरे को मिलाने की विधि, किसी भी तरीके से पूछा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो मैंने करवाया हुआ है तानपुरे को मिलाने की विधि, रागों का समय सिद्धांत, ये 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं 4 मार्क्स आपके कंफर्म है इनमें। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये समझो कि ये 17 मार्च वाले पेपर में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर बताने के बावजूद भी आप नहीं करते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। रागों का समय सिद्धांत और तानपुरे को मिलाने की विधि 101% पेपर में आए हुए हैं आपके। और इसके ऑप्शन में जो ये राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार कीजिए, जो ये क्वेश्चन आता है हर बार आता है, ऑप्शन में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑप्शन वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन में कोई ना कोई आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बच्चे इस क्वेश्चन को मुश्किल मानते हैं। लास्ट ईयर राग भैरव में आया हुआ है, इस बार क्या पता राग बागेश्वरी में आ जाए या राग मालकोस में आ जाए। उसके बाद ये संगीत पारिजात ग्रंथ दिया हुआ है, उसके ऑप्शन में बड़े गुलाम अली खान जी का दिया हुआ है और संगीत रत्नाकर दिया हुआ है ग्रंथ, उसके ऑप्शन में फिर ये आपको डेफिनेशन मिल गई। 2 क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने बोला था फर्स्ट यूनिट से, कर्ण, मींड, गमक, अलंकार, इनमें से आपको 2 करनी है। इस तरीके से आपको दी होंगी डेफिनेशन। खंड स जिसमें आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। देखो ये स्वरलिपि के क्वेश्चन होंगे, मोस्टली बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। सरी, स्थाई, अंतरा, ये स्वरलिपि कैसे करें, विलंबित ख्याल क्या होता है, इनके बारे में पता ही नहीं होता। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बच्चे बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर ही नहीं है, हमारे स्कूल में ये सब करवाया नहीं हुआ, ये हमें पता ही नहीं है। तो खैर, तो मैंने ये सारे टॉपिक चैनल पे आपको मिल जाएंगे, करवाए हुए हैं। तो देखो कै और ख 2 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, इसके 99% चांसेस हैं अब की बार आने के। विलंबित ख्याल ये हर बार आता है वैसे तो, क्योंकि हर बार आता है तो इसके फिर 99% चांस बन जाते हैं कि इस बार भी आए ये क्वेश्चन विलंबित ख्याल का। विलंबित ख्याल की आपने स्वरलिपि लिखनी है, स्थाई और अंतरा उसमें जो होती हैं, और 2 तान बनानी है आपने। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में विलंबित ख्याल के ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। द्रुत ख्याल भी आ सकता है 1%, अगर इस बार चेंज किया एग्जामिनर ने तो इसकी जगह द्रुत ख्याल भी दे सकता है वो। द्रुत ख्याल में आपकी चॉइस भी हो सकती है, जैसे इसमें चॉइस है। विलंबित ख्याल अगर आया ना तो आपको चॉइस मिलेगी, आप किसी भी राग में लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है इसमें, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में, राग भैरव में लिखो, राग मालकोस में लिखो या राग बागेश्वरी में लिखो। मैंने राग भैरव में करवाया हुआ है, आपको इजी है बिल्कुल। विलंबित ख्याल की स्वरलिपि आप उसमें लिख सकते हो। और जो द्रुत ख्याल है वो आपको इस तरीके से मिल सकता है, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में विलंबित ख्याल है ना, तो यहाँ पर द्रुत ख्याल होगा। किसी एक राग में द्रुत ख्याल के स्थाई और अंतरा 2 तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए, इस तरीके से। और ऐसे भी हो सकता है कि राग भैरव में द्रुत ख्याल के स्थाई अंतरा को 2 तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए, या फिर राग बागेश्वरी में या फिर राग मालकोस में। द्रुत ख्याल में जो है आपको चॉइस मिल भी सकती है और चॉइस ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो विलंबित ख्याल अच्छे से कर लेना, इसके 99% चांस होते हैं आने के। ख्याल आता है एक, विलंबित ख्याल आए या फिर द्रुत ख्याल आए, तो इसके साथ तान आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर आप ख्याल वाला क्वेश्चन करोगे, द्रुत ख्याल करोगे तब भी बनानी पड़ेगी, विलंबित ख्याल करोगे तब भी बनानी पड़ेगी तान। अब आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप किसी भी राग में धमार की स्वरलिपि लिखो या फिर तराना की स्वरलिपि लिखो। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, इस बार देखो पेपर तो मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% आपको 100% को या फिर 99% को
मैं आपको ये बता देता हूँ, इस बार ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में तराना को स्वर लिपिबद्ध कीजिए। तराना की स्वर लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बार के लिए। तो तराना की स्वर लिपि और विलंबित ख्याल की स्वर लिपि अच्छे से कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और द्रुत ख्याल और दमार की स्वर लिपि भी स्किप मत करना, जो कर सको तो कर लेना, इनको भी पढ़ लेना। तो ज्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, विलंबित ख्याल और तराने की स्वर लिपि पर ज्यादा फोकस करना, बिल्कुल रट लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, कैसे भी समझ के करो, रट के करो, जैसे भी मर्जी करो, कर लेना, आपके 6 मार्क्स पक्के हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके 15 क्वेश्चन पर। इसमें भी 2 पार्ट होंगे आपके, क्या और ख। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा इस तरीके से, अलाप बनाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो लास्ट ईयर आया था। अब की बार अलाप बनाना नहीं आएगा, अब की बार तान बनानी आएगी या फिर अलंकार बनाने आएंगे, आपको क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से अलाप, अलंकार और तान, ये 3 टॉपिक इस वाले क्वेश्चन में आएंगे। जिन बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है बनाने में, तो डोंट वरी, उसके ऑप्शन में आपको 101% ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आप किस वर्तमान कलाकार को सुनना पसंद करते हैं, उनकी गायन शैली का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, इस तरीके से भी आ सकता है। या फिर आप किस ख्याल गायक से सर्वाधिक प्रभावित हैं, इस तरीके से। तो इसमें आपको मैंने करवाया हुआ है कौशिकी चक्रवर्ती, आपने पॉइंट्स में ही लिखना है ये क्वेश्चन, जैसे मैंने करवाया हुआ है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो ये मत सोचना कि धमार भी होना चाहिए और ख्याल भी होना चाहिए। तो इसमें अथवा लिखा हुआ है, देखो, ध्रुपद धमार का अगर आप लिखोगे तो उदय बावलकर जी का आप लिख सकते हो। अगर ख्याल इसमें है तो फिर आपको कौशिकी चक्रवर्ती जी का ही लिखना है। अजय चक्रवर्ती जी का भी आप लिख सकते हो। जिन बच्चों ने अजय चक्रवर्ती जी का किया हुआ है, मैंने आपको कौशिकी चक्रवर्ती जी का करवाया हुआ है, तो वो आप चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये क्वेश्चन हर बार 6 मार्क्स में आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया किस टाइप से आता है। ओके, अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट करते हैं, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन है। कई बच्चे पूछते हैं सर इसको इतना लिखने से इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ये 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। देखो, जो मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करवाए हुए हैं, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतने मार्क्स मिल जाएंगे या नहीं। तो अलंकार देखो, अलंकार में आपने क्या लिखना है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि साधारण भाषा में इसका अर्थ है आभूषण। साधारण भाषा में आपको पता होगा अलंकार किसको बोलते हैं, आभूषण होते हैं जो सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल है। ओके, एक लाइन लिखने के बाद संगीत में अलंकार किसको कहते हैं, स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को। संगीत में स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, बिल्कुल इजी है। फिर इसके बाद गायन वादन क्रिया में अलंकारों का प्रयोग अपने गायन वादनों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, आभूषण सजावट के लिए प्रयोग होते हैं ना, आभूषण क्यों एक स्त्री धारण करती है, ताकि वो सुंदर लगे, इसलिए तो करती है ना। तो अलंकार भी इसी तरीके से प्रयोग होते हैं संगीत में, ताकि गायन वादन सुंदर लगे, गायन वादन को सुंदर बनाने के लिए। अलंकारों में आरोह अवरोह दोनों होते हैं। अलंकारों में क्या होते हैं, आरोह भी होती है और अवरोह भी होती है। आरोह तो आपको पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोह डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बात करूं तो मैं। ओके, अलंकारों को पलटा भी कहा जाता है, ये भी आप लिख सकते हो, पलटा या सरगम भी बोल देते हैं इनको। जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताया था ना कि अलंकार का आ सकता है, अलंकार बनाने आ सकते हैं, उसमें आपको अलंकार की डेफिनेशन अच्छे से पता होगी, तभी तो आप अलंकार क्रिएट कर पाओगे। और अलंकार संगीत अभ्यास का प्रथम चरण भी होते हैं, ये बात भी याद रखना। अलग अलग तालों में अलग अलग तरीके से अलंकार क्रिएट होते हैं। ओके, तो अलंकार आपने कर ली डेफिनेशन, 1 मार्क्स आपका इसमें पक्का है। ये 2-3 बातें आप लिख देना, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका कर्ण स्वर, या खाली कर्ण भी बोल देते हैं इसको, कर्ण। कर्ण सुना होगा आपने, कर्ण तिनके के समान जो होता है। तो गायन वादन करते समय जब हम मूल स्वर के आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श मात्र करें, तो वह स्पर्श किया गया स्वर कर्ण स्वर कहलाता है। जब हम गायन वादन करते हैं, जब हम कोई स्वर गा रहे हैं, जैसे सा गा रहे हैं, सा के आगे कौन सा होता है, रे होता है, सा से पीछे नहीं होता है। तो अगर हम उस स्वर को, रे को स्पर्श कर रहे हैं हल्का सा, या फिर नी को स्पर्श कर रहे हैं पीछे के स्वर को, तो वो क्या हो गया, कर्ण स्वर हो गया। वो सिंपल सी लैंग्वेज है, किसी भी स्वर को ले लो, जरूरी नहीं है कि सा ही लेना है। तो इसमें वही बात लिखी हुई है, जब हम मूल स्वर उसी को बोला गया जिस स्वर को हम गा रहे हैं। जैसे 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी, इस तरीके से इनमें से जिस भी स्वर को हम गा रहे हैं,
उसके आगे है पीछे का स्वर। जब हम स्पर्श करते हैं तो वो स्पर्श किया गया स्वर कर्ण स्वर कहलाता है। कर्ण स्वर दो प्रकार के होते हैं। ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन है आपकी। ये मत सोचना कि डेफिनेशन लिख देंगे 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये जो मैंने लिखवाए हुए हैं पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण, ये इसके जो दो प्रकार हैं आपको डिफाइन करने हैं। ये भी मैं पहले ही बता देता हूं, जितना मैंने करवाया हुआ है वो आपको सारा करना है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 6 मार्क्स का हो। ये मत सोचना कि ये ज्यादा हो जाएगा, अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाना कि ये ज्यादा हो जाएगा या फिर ये कम है। जो मैंने करवाया हुआ है सिर्फ कर लेना वो। ओके, तो पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण। पूर्व लगन पूर्व पहले, अनु बाद में। देखो मूल स्वर से पहले प्रयोग, मूल स्वर के बाद प्रयोग। मूल स्वर से बाई ओर लिखा जाता है, ये देखो बाई ओर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। मूल स्वर से दाई ओर लिखा जाता है, राइट साइड लिखा हुआ। ये देखो 7 स्वर होते हैं, इनमें से कोई भी स्वर उठा लो, कोई भी स्वर ले लो। सा लिया हमने, सा से लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर मंदर का नी है। इधर मंदर सप्तक होता है ना, इधर तार सप्तक होता है। अगर मैं इस नी के बाद करूँ तो इसके बाद सा आएगा, लेकिन ऊपर डोट आएगी तार सप्तक का। इसके नीचे डोट है क्योंकि ये मंदर सप्तक का स्वर है। तो मैंने ये नी लेफ्ट साइड में लिख दिया इधर। तो कौन सा कण होगा ये, पूर्व लगन कण। अगर मैं सा के राइट साइड वाला स्वर लिख दूं ऊपर ये, तो ये होगा अनुलगन कण। किसी भी स्वर को ले लो, पा है, पा के आगे वाला स्वर धा है, ऊपर लिख दिया हमने राइट साइड में। कौन सा कण है ये, अनुलगन कण। अगर पा के लेफ्ट साइड में माँ है तो ऊपर लिख दिया ये इस तरीके से, ये होगा पूर्व लगन कण। इजी तो है बिल्कुल। इस तरीके से किसी भी स्वर को आप ले सकते हो, ये आपका कर्ण स्वर हो गया। इंग्लिश में इसको ग्रेस नोट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका मींड। मींड उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक स्वर को दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है। अखंडित का मतलब होता है बीच में बिना रुके। अगर यहाँ सा के बाद यहाँ ये गैप होता और फिर माँ होता तो फिर वो हो जाता है खंड, हो गया वो बीच में खंडित हो गया, तो वो मींड नहीं है। मींड क्या होती है, अखंडित। इस तरीके से अर्धचंद्राकार का इसका साइन होता है। एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से जाना मींड है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका साइन अर्धचंद्राकार का होता है, ये बात भी आप लिख सकते हो उसमें। हम इसमें सा से माँ पर गए, इसके बीच में कौन कौन से स्वर हैं, रे है और गा है। सा रे गा माँ, सा से डायरेक्ट माँ पे गए हम मींड लेते हुए। जो इसके बीच में रे और गा है वो सिर्फ स्पर्श मात्र होते हैं। ऐसे स्पर्श किया जाता है उनको कि वो अलग अलग सुनाई नहीं देते। उन स्वरों पर रुकते नहीं, हम सा से माँ पर बिना रुके जाते हैं। कोई भी स्वर ले सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे सा और माँ ही लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग रे पा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इसके बाद इसके दो प्रकार हैं, अनुलोम मींड और विलोम मींड। अनुलोम मींड तो होती है आरंभिक स्वर नीचा, आखिरी स्वर ऊंचा। यानी कि ये जो आरंभिक स्वर है ये नीचा और आखिरी स्वर जो है ऊंचा। सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से उच्च स्वर होते चले जाते हैं ना। सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा गा है, गा से ऊंचा मा है। तो जो आरंभिक जो पहला स्वर है वो नीचा और जो आखिरी स्वर है वो ऊंचा है। तो ये कौन सी मींड होगी, अनुलोम मींड। अनुलोम मींड का एग्जांपल है ये। ओके, विलोम मींड इसका अपोजिट हो जाता है। आरंभिक स्वर ऊंचा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे मा लिख दूं और यहाँ पर सा लिख दूं और फिर मींड दूं, ये कौन सी मींड होगी, विलोम मींड। आरंभिक स्वर ऊंचा, आखिरी स्वर नीचा। सा मा को मा सा कर दो इधर और ऊपर अर्धचंद्राकार लगा दो, ये विलोम मींड का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका खटका। 4 या 4 से अधिक स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहा जाता है। जिस स्वर पर खटका देना होता है उसे उसके आगे और पीछे के स्वर से द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं और इसे कोष्टक से बंद किया जाता है। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। इस तरीके से हम स्वरों को द्रुत गति में गाते हैं खटके में, एकदम से। अब जैसे इसका मतलब है ब्रैकेट में माँ को बंद किया हुआ है तो माँ पे खटका दिया हुआ है। अब ये स्वर है, इनमें से आपको किसी भी स्वर पर खटका देना है। जैसे आपको पा पर खटका देना है, ये पा को ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया तो इसका मतलब पा पे खटका दिया हुआ है। खटके का साइन होता है कोष्टक का। तो जब पा पर खटका देना है तो पहले हम धा लेंगे, इससे अगला स्वर धा, ठीक है। फिर इसके बाद लेंगे हम पा, इसके बाद मा, फिर दोबारा पा, ये होगा धा पा मा पा। इन स्वरों को जल्दी से द्रुत गति में अगर हम एकदम से गाएंगे तो ये हो जाएगा खटका आपका। किसी भी स्वर पर हमने खटका देना है तो पहले उसके आगे का स्वर लेना है, फिर वही स्वर लिखना है, फिर पीछे का स्वर, फिर वही स्वर। मतलब
एक स्वर आगे का फिर वही, एक स्वर पीछे का फिर वही। इसमें भी इसी तरीके से बताया हुआ है मैंने। देखो माँ पर खटका दो, माँ के बाद पहले आगे का स्वर लिया और फिर लास्ट में माँ लिया है तो इससे पहले वाला स्वर लिया। तो जो मैंने अभी बताया है उस तरीके से आप लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक आगे का स्वर लेते हैं, एक पीछे का स्वर लेते हैं, तो वही खटका होता है। इनको द्रुत गति में बजाते हैं जब हम। मेन बात आपको समझ में आना चाहिए, उस तरीके से आप लिख सकते हो जो भी मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुर्की। देखो 3 स्वरों का द्रुत गति में उच्चारण करना मुर्की कहलाता है। जब हम 3 स्वरों को द्रुत गति में यानी कि तेज गति में गाते या बजाते हैं तो वो क्या होती है, मुर्की होती है। मुर्की का एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं, ये जो मूल स्वर लिखा हुआ है इसमें ऊपर 2 स्वर आ जाते हैं इस तरीके से। जैसे सा है, रे नी, यहाँ पर ये मंद सप्तक का है, नीचे डॉट आएगी, रे नी सा, इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। लिखने का स्टाइल ये होता है। ओके, खटका और मुर्की में केवल स्वरों की संख्या का अंतर होता है। और जो मुर्की है, मुर्की का अधिक प्रयोग टप्पा, ठुमरी और दादरा में किया जाता है। ये गायकी के प्रकार हैं, टप्पा, ठुमरी और दादरा, इनमें जो है मुर्की का ज्यादा प्रयोग होता है। ये नॉलेज के लिए मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको लिख भी सकते हो तब भी गलत नहीं है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके, खटके में भी आप यही लाइन लिख सकते हो, टप्पा, ठुमरी और दादरा में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका गमक। गमक स्वरों का एक ऐसा कंपन है जो चित्त को आनंदित करता है। गमक से मतलब समझना कंपन से। गमक का क्या मतलब है, सीधा कंपन, ये बात लिख देना। गमक का मतलब है कंपन, जो चित्त को आनंदित कर दे या मन को आनंदित कर दे, या फिर स्वरों को अधिक रंजक बनाने के लिए उसमें उत्पन्न किया जाने वाला कंपन गमक कहलाता है। गमक का अधिक प्रयोग ध्रुपद गायन में होता है। ये बात आप लिख भी सकते हो, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। गमक के 15 प्रकार माने हैं संगीत रत्नाकर में, और 20 प्रकार जो है संगीत पारिजात में माने गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये नाम लिखे हुए हैं गमक के 15, इनमें से आपको जितने लर्न हो उतने नाम लिखकर लास्ट में जैसे एक्सेट्रा लगाते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से हिंदी में आदि लिख देना लास्ट में। पूरे नाम लर्न हो तो अच्छी बात है, ना लर्न हो तो तब की बात कह रहा हूं मैं। 1 मार्क्स का टॉपिक है ये, अगर डेफिनेशन भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। ओके, वैसे तो ये डिफाइन भी होते हैं बट आपको इतना करने की नीड नहीं है। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको। जो त्रिप गमक होती है, इसका जो कंपन होता है 1/8 मात्रा काल में किया जाता है, और जो सपूरित होती है इसका 1/6 मात्रा काल में कंपन होता है। किसी स्वर का कंपन मात्रा के 1/6 काल में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सपूरित गमक। इसको गिटकरी के नाम से भी जाना जाता है आधुनिक समय में, आज के समय में गिटकरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें कंपन 1/4 मात्रा काल में होता है, आज के टाइम में खटके के नाम से जाना जाता है इसको, गमक को। नेक्स्ट है लीन, इसका 1/2 मात्रा काल का कंपन है। आंदोलित का 1 मात्रा काल का कंपन है। वलित या फिर वली भी बोल देते हैं इसको। इसमें जो है स्वरों का कंपन वक्रता से, वक्रता मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, कंपन जो है वक्रता से होता है इसमें। और इसका जो आज का जो आधुनिक नाम है इसका मींड है। त्रिभिन्न का मतलब है जब तीनों सप्तकों में समान रूप से स्वरों को जल्दी से गाया बजाया जाता है तो उसे त्रिभिन्न गमक कहते हैं। कुरूल गमक जो होती है, कुरूला भी बोल देते हैं इसको, इसका आधुनिक नाम जो है घसीट है। जब हम जो वक्रता के साथ जो वलित गमक है, वक्रता के साथ जो स्वर गाए जाते हैं उसमें कंपन जो पैदा किया जाता है वक्रता से, तो वली के स्वरों को जब घनता 1 के साथ बजाया जाता है, घनता यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी एक डेंसिटी के साथ, आहत में मूल स्वर के साथ दूसरे स्वर को स्पर्श किया जाता है जो आज कर्ण स्वर के समान है। उल्लासित में क्या होता है, जब स्वरों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रमबद्ध रूप से हिलाया जाता है तो उसे उल्लासित कहते हैं। पल्लवित में 3/4 का कंपन काल होता है। हम्पित में जब स्वरों का कंपन गंभीरता से किया जाता है उसे हम्पित या फिर गुम्फित भी बोलते हैं इसको। मुद्रित में जब कंपन मुंह बंद करके किया जाता है, स्वरों का कंपन जब मुंह बंद करके किया जाए तो उसे मुद्रित कहते हैं। नामित में, नामित जो होती है स्वरों का कंपन नम्रता से किया जाता है इसमें। और मिश्रित जो होती है जब 2 से ज्यादा प्रकारों को मिलाकर गाया बजाया जाता है तो उसे मिश्रित कहते हैं। मिश्रित यानी कि मिश्रण होता है जो 2 या 2 से अधिक गमक होगा। ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए वैसे बताए हैं। 1 मार्क्स की डेफिनेशन है। नाम आपको सारे लर्न हुए तो अच्छी बात है, ना लर्न हुए तो फिर आपने उसी तरीके से करना जो मैंने भी बताया, आदि लगा देना लास्ट में। ये आपका गमक का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्राम।
सात स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। व्यवस्थित स्वर समूह होता है, जैसे गांव होता है, उसमें एक व्यवस्थित परिवार, घर बसे होते हैं, परिवार होते हैं, तो उसी तरीके से ये स्वरों का समूह है। संगीत में ग्राम जो है सात स्वरों के व्यवस्थित स्वर समूह को, सात स्वरों का जो व्यवस्थित स्वर समूह है उसको ग्राम कहते हैं। ओके, अहोबल के अनुसार ये डेफिनेशन दी हुई है, निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित सात स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। ये भी आप लिख सकते हो। प्राचीन समय में ग्राम के तीन भेद मिलते हैं। आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी, और तीन जो ग्राम आपको, आपने इसमें एक एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखोगे कि षड्ज ग्राम में सात स्वर क्रमश 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। देखो इस तरीके से हमारी 22 श्रुतियां होती हैं। ये मैंने एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ है, 22 श्रुतियों के नाम भी होते हैं, बट आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। देखो सा हमारा जो है चौथी श्रुति पर है, रे जो है सातवीं पर है, ये नौवीं पर है गा, 13वीं पर मा है, 17वीं पर पा है, 20वीं पर धा है, 22वीं पर नी है। यानी कि जो हमने 4-3-2 4-4-3-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना हमने। देखो लर्न करना पड़ेगा ये 4-3-2 4-4-3-2, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखो 4 1 2 3, देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो 2 1 2, फिर 4 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3 4, फिर 3 1 2 3, फिर 2 1 2। इस तरीके से स्वर स्थापित है, इसलिए हम इसको 4-3-2 4-4-3-2 बोलते हैं। आपको समझना है, इसका रट्टा नहीं मारना है आपने, क्योंकि पेपर में अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे कि नौवीं श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित है षड्ज ग्राम में, तो कैसे पता चलेगा आपको इसमें से? आप ये टेबल इस तरीके से बना के वैसे रफली, तो इस तरीके से स्वर स्थापित कर दो, इसके हिसाब से 4-3-2 4-4-3-2, इस तरीके से आप कोई भी स्वर पता लगा सकते हो कौन सी श्रुति पर है। अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए कि षड्ज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित है, क्या ये बात सही है, तो आप किस तरीके से पता लगाओगे 17वीं पर है या नहीं? इस तरीके से पता लगाओगे, ये जो मैंने बताया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी भी स्वर का स्थान बदल दोगे ना, तो ये षड्ज ग्राम नहीं रहेगा, फिर गलत हो जाएगा। फिर बिल्कुल ध्यान से करना है, 4-3-2 4-4-3-2 एक लाइन लिखनी है सिर्फ। षड्ज ग्राम में सात स्वर कर्मश 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं, ये आपने एक लाइन लिखनी है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई आपको। नेक्स्ट है आपका मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में क्या फर्क है? उसमें तो था 4-3-2 4-4-3-2, इसमें जो है 4-3-2 4-4 की जगह 3 आ जाता है, मतलब 3 पहले आ जाता है, 4 बाद में चला जाता है। 4-3-2 4-3-4-2 हो जाता है। उसमें क्या था? 4-3-2 4-4-3-2 था, इसमें 4-3-2 4-3-4-2। इस तरीके से जो सात स्वर इस तरीके से स्थापित होंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या भी हुआ है। पा कौन सी श्रुति पर था? उसमें 17वीं श्रुति पर। इसमें कौन सी पे आ गया? इसमें आ गया 16वीं पर। तो ये श्रुति किसको मिलेगी? दा को। 17 18 19 20, दा कितने श्रुतियों का हो गया? 4 श्रुति का। तो ये बात लिखी भी हुई है यहाँ पर। मध्यम ग्राम में पंचम एक श्रुति कम हो जाता है तथा दैवत एक श्रुति बढ़ जाता है, अर्थात पंचम त्रिश्रुतिक हो जाता है, पंचम 3 श्रुतियों का हो जाता है और दैवत 4 श्रुति का हो जाता है। जो पंचम की श्रुति थी वो दैवत को मिल गई ना, 4-3-2 4-3-4-2, इस तरीके से हो गया। इजी है बिल्कुल, ये भी समझने के लिए बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर अपने पेपर में बनाना नहीं है, अपने पेपर में सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि मध्यम ग्राम में 7 स्वर कर्मश 4-3-2 4-3-4-2 श्रुतियों के होंगे, बस सिर्फ एक नंबर की डेफिनेशन आपकी। ग्राम की डेफिनेशन लिखकर 3 प्रकार के होते हैं। षड्ज ग्राम में वही एक लाइन 4-3-2 4-4-3-2, मध्यम ग्राम में 4-3-2 4-3-4-2, ठीक है। इसके बाद गंधार ग्राम में क्या करना है आपने? इसको निषाद ग्राम भी बोलते हैं। इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता था, अब ये विलुप्त हो गया है ये ग्राम, और इस तरीके से स्वर स्थापित है इसके। इसमें सिर्फ आपने यही लिखनी है 1-2 लाइन कि इसका दूसरा नाम निषाद ग्राम है, इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता था, अब ये विलुप्त हो गया है और समय के साथ ये विलुप्त हो गया था, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो। और ये लिख देना कि इस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां और अन्य स्वरों की 3-3 श्रुतियां होती हैं। ये देख लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहते हो तो 1 2 3 4 श्रुति का ये नहीं हो गया। उसके बाद इसकी भी 3 श्रुतियां, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। देखो सभी स्वरों की 3-3 श्रुति है। निषाद की कितनी है? 4। इन स्वरों के पूरे नाम होते हैं। इस नी को निषाद बोलते हैं, सा को षड्ज, रे को ऋषभ, गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत। मैंने सब करवाया हुआ है यूट्यूब पर,
बस तुम देखने का कष्ट नहीं करते, तो तुम सोचते हो वन शॉट में मिल जाए सब कुछ। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि आप खुद वीडियो से देखकर नोट्स बनाओ अपने हाथ से, याद भी होगा, समझ में भी आएगा। जो बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, देखो नोट्स पेड हैं। नोट्स ऐसे आसानी से नहीं बनाए जाते। कई बच्चे कहते हैं सर इतने में तो बुक भी नहीं आती। तो जिस बच्चे को नोट्स लेने हैं सिर्फ वही मैसेज करें। देखो मैंने ये नंबर दिया हुआ है 7015259039। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना। कई बच्चे कॉल कर देते हैं डायरेक्ट, तो इस पर मैसेज कर देना, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। टाइम लग सकता है रिप्लाई में, बट रिप्लाई सबको मिलता है। जिसको नोट्स लेने हैं सिर्फ वही मैसेज करें। मैं तो आपको फर्स्ट प्रेफर यही करता हूँ कि आप खुद नोट्स बनाओ अपने हाथ से, लेकिन उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं जो बच्चे नहीं बना पाते किसी रीजन से। तो नोट्स पेड हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और फुल कोर्स भी प्रोवाइड है। तो एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, कई कमेंट्स करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको रिप्लाई में कमेंट्स करते हैं जो बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पर कई बार फेक कमेंट्स होते हैं, वो उनके चक्कर में ना पड़े, उनसे बचे। उसमें कमेंट्स में लिखा होता है कि मेरे पास हैं पेड नोट्स, अगर लेने हैं तो मुझसे संपर्क करें या मेरे पास मैसेज करें। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचना है आपको। जो मैंने आपको नंबर दिया है आपको सिर्फ उसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको पता है आजकल स्कैम चला हुआ है, कोई भी कमेंट का रिप्लाई कर देता है, उसके बाद उसकी बातों में आ जाते हो आप, वो आपको फिर नोट्स नहीं भेजता, आपसे पैसे ले लेता है। तो इस चीज़ से बचना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मूर्छना। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है जिसका अर्थ है चमकना। ग्राम से ही मूर्छना बनती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है। ग्राम से मूर्छना की रचना होती है। और जो ग्राम के जो 7 स्वर है ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, लेकिन ग्राम के 7 स्वरों का आरोह अवरोह करें तो मूर्छना की प्राप्ति होती है। फिर में मूर्छना की रचना होती है उससे, जहां पर आरोह अवरोह दिख जाए 7 स्वरों का, तो वो मूर्छना बनेगी वहां पर। ओके, प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। पंडित सारंगदेव जी ने भी दी है एक डेफिनेशन मूर्छना की, जिससे राग चमकते उभरते तथा उत्पन्न होते हैं उसको मूर्छना कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो इसमें। 1 मार्क्स में आप इतना लिखोगे वो आपके लिए इनफ है। ओके, 1 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी। वैसे आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, देखो आगे ये तीनों ग्रामों से जो है 7-7 मूर्छनाएं बनेंगी ना, तो षड्ज ग्राम से 7, मध्यम से 7, गंधार से 7, तो 21 मूर्छनाएं हो जाती है हमारी। ठीक है, तो देखो ये षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं लिखी हुई हैं, 7 मूर्छनाएं हैं। उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, मत्स्यकृता, शुक्रांता, विरुद्धगता, और ये इसके आरोह है और ये अवरोह है। ये देखो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं, सोवीरी, हरिनस्वा, कलोपनवा, शुद्ध मध्या, मार्गी, पूर्वी, हर्ष्य का। तो ये आरोह अवरोह है इस तरीके से। ये गंधार ग्राम की मूर्छनाएं हैं, नंदा, विशाला, सौमुखी, चित्रा, विचित्रा, रोहिणी, सुखालाभ, ये इस तरीके से स्वर हैं इनके। इसके बाद मूर्छना के भेद भी दिए हुए हैं, 4 प्रकार की होती हैं, पूर्णा, साढ़वा, ओढ़व, साधारणी। 7 स्वरों वाली पूर्णा, साढ़वा 6, ओढ़व 5, साधारणी, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ये जो 2 स्वर है ना, एक भरत मुनि जी ने दिए थे, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नाट्य शास्त्र ग्रंथ जिनका है, ये अंतर्गंधार और काकली निषाद। ये वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, इतना डीपली तो आपको नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया वो लिखना है आपने। ग्राम, मूर्छना, अलाप, तान, ये 4 डेफिनेशन आपकी ऐसी हैं, इसमें से 2-3 डेफिनेशन हमेशा पेपर में आती हैं। देखो वैसे तो डेफिनेशन आपकी ज्यादा नहीं है, सभी डेफिनेशन कर लेना, 4 मार्क्स आपके पक्के हैं उसमें। इजी है बिल्कुल, 1 मार्क्स की डेफिनेशन आएंगी, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे उसमें, अगर आपने फर्स्ट यूनिट कर ली तो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आपका अलाप। जब कलाकार अपनी कल्पना के माध्यम से राग के चलन के अनुसार राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार करके राग का स्वरूप स्पष्ट करता है, इसे ही अलाप कहा जाता है। देखो हम कोई भी राग जब गाते या बजाते हैं तो राग एकदम से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कभी राग सुनना, सबसे पहले आकार में स्वर विस्तार किया जाता है, आकार में किया जाता है, वो अलाप का ही प्रकार है। आकार बोलते हैं उसको, उसके पीछे स्वर छिपे होते हैं, आ करके जिनको बोलते हैं। विलंबित लय में मतलब विलंबित तरीके से स्वर विस्तार किया जाता है, और उसमें आपको जैसे ये गमक है, मींड है, खटका है, मुर्की है, इन सभी से सजाया जाता है आलाप को गाते हुए। मतलब ये सभी चीजें उसमें शो होती हैं। और इसमें लिखा हुआ है ना कि राग के चलन के अनुसार राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार करके अपनी कल्पना के अनुसार, जब गायक अपनी कल्पना से
अलग अलग तरीके से राग का स्वरूप स्पष्ट करता है, लेकिन राग के नियमों में रहकर। राग के नियम अगर रूल रेगुलेशन जो राग के हैं वो तोड़ दिए तो फिर उसके बाद राग नहीं रहेगा, वो दूसरा राग या फिर गलती हो जाती है वो चीज। तो राग के रूल के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से जब स्वरों का विस्तार किया जाता है वो आलाप द्वारा ही होता है, उसे ही आलाप बोलते हैं। अगर मैं वैसे बोलूं आपको तो चार तरीके से आलाप किया जाता है। चार तरीके से कैसे? पहला तो आकार में, जो मैंने अभी बताया आपको, आकार में आलाप होता है। दूसरा नोम तोम का आलाप होता है, जिसमें नोम तोम जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। तीसरा स्वरों में आलाप होता है, स्वर बोलते हैं। चौथा आलाप बोल आलाप होता है, जिसमें बंदिश के बोलों का प्रयोग होता है। नॉर्मल जो है आलाप चार तरीके से किया जाता है, बट जो मेन होता है आकार में और नोम तोम में ज्यादातर आलाप किया जाता है। और ये चीज लिखी भी हुई है मैंने यहाँ पर, जब गीत के शब्दों का प्रयोग करके आलाप किया जाता है तो उसे बोल आलाप कहते हैं। तो ये सारी बातें आप 1 मार्क्स में लिख सकते हो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। यह आलाप का टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तान। तान शब्द का अर्थ है तानना या विस्तार करना। राग में लगने वाले स्वर समूह को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। तान के द्वारा हम स्वरों का विस्तार करते हैं। और लय कौन सी होती है इसमें? द्रुत लय। इसमें लिखा भी हुआ है तान द्रुत लय में गाई जाती है। गीत के बोलों का प्रयोग करके जो तान गाई जाती है उसे बोल तान कहते हैं। ये तान की डेफिनेशन है 1 मार्क्स की। आप इतना लिख दोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसमें। ओके, अब देखो तानों के प्रकार भी होते हैं, ये आपको काम आएंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। जब आप तान बनाओगे, आपको तान के बारे में नॉलेज होगी तभी तो बना पाओगे आप तान। तो तान के प्रकार जो हैं, आप 1 मार्क्स की जो डेफिनेशन आएगी ना तो उसमें ये भी लिख सकते हो आपकी तान के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे स्पाट तान, छोट तान, अलंकारिक तान, वक्र तान इत्यादि। इस तरीके से भी लाइन लिख सकते हो एक उसमें। ओके, तो तान के प्रकार जो है आपको पता होने चाहिए। जितने भी तान के प्रकार हैं उन सब के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो, शुद्ध तान या स्पाट तान, जिस तान में स्वरों का क्रम सीधा हो, आरोह अवरोह एक जैसा हो, उसे तो कहते हैं शुद्ध तान या स्पाट तान। नेक्स्ट है छूट तान। छूट तान कौन सी होती है? जब कोई तान तेज गति से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ गाई जाती है। मतलब जैसे जब इसमें लिखा हुआ है जब तार सप्तक के किसी स्वर से तेजी से मध्य सा पर आए या फिर मध्य सा से तेजी से तार सप्तक पर जाए तो ये होगी छूट तान। नेक्स्ट है अलंकारिक तान। जब कोई तान अलंकारों के अनुसार गाई जाती है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग होता है, वो होती है अलंकारिक तान। ओके, वक्र तान कौन सी होती है? स्वरों का वक्र प्रयोग, वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग, वो होती है वक्र तान। जबड़े की तान में जबड़े का प्रयोग होता है। जबड़े की सहायता से जब हम स्वरों को गाते हैं तो उसे जबड़े की तान बोलते हैं। फिरक तान, इसमें स्वरों को चक्कर के साथ गाया जाता है। चक्कर के साथ यानी कि घुमा फिरा के स्वरों को गाया जाता है, उसे फिरक तान बोलते हैं। दानेदार तान, जिसमें हर स्वर स्पष्ट सुनाई देता है, जैसे कर्ण का भी प्रयोग होता है इसमें, तो ये होती है दानेदार तान। गमक तान आप समझ सकते हो, स्वरों में कंपन उत्पन्न किया जाता है। अचरक तान, इसमें हर स्वर को 2 बार लिया जाता है। कूट तान में अलंकारिक शुद्ध वक्र तानों का मिश्रण होता है। लडन तान में इसमें 2 या 3 स्वरों का प्रयोग कई बार किया जाता है। इसमें मतलब लय भी बदलती रहती है लडन तान में, कभी दुगुन हो जाती है, कभी तिगुन, कभी चौगुन, इस तरीके से ये होते हैं लडन तान। गिटकरी तान, गिटकरी तान होते हैं जब 2 स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक दूसरे के पीछे लगाते हैं, तो गिटकरी तान होती है। झटके की तान, ताल की लय दुगुन हो तथा बीच में एकदम से लय 4 गुना हो जाए, तो ये झटके की तान होती है। हलक की तान, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान लेते हैं तो हलक की तान होती है। बोल तान मैंने आपको बता दिया, गीत के बोलों का प्रयोग करके जो तान गाई जाती है वो बोल तान होती है। तो ये जो तान के कुछ प्रकार मैंने लिखे हुए हैं ये आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए तान बनाने के लिए। ओके, ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। ये आपकी 4 मार्क्स की यूनिट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके ऑप्शन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आया हुआ है, ये सोच लो 2 मार्क्स का टॉपिक है। जितना मैंने करवाया हुआ है सारा लिखना है। कभी ये सोचो कि ये 2 मार्क्स में ज्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट लिख देंगे काम चल जाएगा, तो इस तरीके से कुछ मत सोचना, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। तो देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा
इसको डिफाइन किया हुआ है कि प्राचीन काल से ही रागों को एक निश्चित समय पर गाने बजाने का प्रचलन चलता आ रहा है और आधुनिक भारतीय संगीत में भी रागों को गाने बजाने का एक निश्चित समय माना गया है। विद्वानों ने रागों का समय अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग से निश्चित किया है। तो जो प्राचीन समय में ना रागों को इनके निश्चित समय पर गाते बजाते थे, क्योंकि इनके निश्चित समय पर जब हम रागों को गाएंगे और बजाएंगे तब इनका इफेक्ट एक अलग ही होता है। मतलब उस टाइम पर अच्छे लगते हैं ये राग, जब हम सुनते हैं या गाते हैं या बजाते हैं अच्छे लगते हैं उस टाइम पर। तो ये एक दो लाइन लिखी हुई है इसमें। इसके बाद जो मेन पॉइंट है कोमल रेधा वाले राग, ये मैंने शॉर्ट तरीके से इस तरीके से लिखे हुए हैं, आप इनको लाइन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कोमल रेधा वाले राग, पहला पॉइंट है ये 4 से 7 के बीच में गाए जाते हैं। 4 से 7 सुबह भी और शाम को भी। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं इसको 4 से 7 सुबह और 7 से 4 शाम को। उल्टा नहीं करना, इसको सेम ही टाइम रहेगा, 4 से 7 ही रहेगा शाम को भी। सायकालीन भी 4 से 7 ये लिखा हुआ, AM भी और PM भी 4 से 7। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इनको संधि प्रकाश राग भी बोलते हैं। इसमें पूर्वी, मारवा, भैरव जो ये थाट हैं इनके राग इनके अंदर आ जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ना भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, बट आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। तो मेन जो बात है, इनका 4 से 7 का टाइम है, सुबह भी और शाम भी, और इनको संधि प्रकाश राग कहते हैं। इतना आप एक एक दो लाइन में इनको डिफाइन कर देना। सारे पॉइंट लिखने जरूरी हैं, चाहे इनको एक लाइन में डिफाइन करो आप। नेक्स्ट है शुद्ध रेदा वाले राग, इनका टाइम है 7 से 10। देखो 4 से 7, 7 से 10। देखो घड़ी की सुई को इमेजिन करना उस टाइम पर। देखो 4 से 7 पर गए, 7 से 10 और फिर 10 से 4 पर जाएंगे वापस अगले पॉइंट में। खमाज, कल्याण, बिलावल आदि थाट के राग जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोमल गाने वाले राग, 10 से 4 का इनका टाइम है, सुबह भी और शाम भी। काफी, आसावरी, तोड़ी आदि थाट के राग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधुरदर्शक स्वर पर आधारित राग, तीव्र मां प्रयोग वाले राग, शुद्ध मां प्रयोग वाले राग। देखो अधुरदर्शक स्वर कौन सा है, मां है। मां के 2 रूप हैं, तीव्र मां और शुद्ध मां। जिन रागों में तीव्र मां का प्रयोग होता है वो गाए जाते हैं दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, और जिन रागों में शुद्ध मां का प्रयोग होता है वो गाए जाते हैं रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। ये बात आपको लर्न करनी है। अगला पॉइंट है ऋतुओं के आधार पर राग। रागों को भिन्न भिन्न ऋतुओं में गाने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग, वर्षा ऋतु में मल्हार राग अच्छे लगते हैं। तो जब हम ऋतुओं के अनुसार रागों को गाते हैं तो उनका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग गाते हैं तो अच्छा लगता है वो। वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाते हैं या सुनते भी हैं हम तब भी अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से कर लेना। पॉइंट आपने सारे लिखने हैं, और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप इसमें। वैसे तो मैंने इतने ही पॉइंट करवाए हैं। उत्तरांगवादी और पूर्वांगवादी राग। देखो जिन रागों का वादी स्वर सा रे गा मा इन चारों में से होता है वो होता है पूर्वांगवादी राग, और जिन रागों का वादी स्वर पा धा नी सा इन में से होता है वो होता है उत्तरांगवादी राग। तो सा रे गा मा, अगर किसी राग का वादी स्वर इनमें से है, कोई राग पूर्वांगवादी है, तो वो गाए जाते हैं दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। और किसी राग का वादी स्वर इनमें से है, उत्तरांगवादी राग है कोई, तो उनको रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, बिल्कुल इजी है। एक एक दो लाइन में इनको डिफाइन कर देना और पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक आना ही आना है पेपर में, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपका संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ये दोनों ग्रंथ हैं। कई बच्चों को यही नहीं पता ये ग्रंथ है या क्या है, ये कई बच्चे इसको जीवन परिचय समझ लेते हैं। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं। कई बार तो ये दोनों क्वेश्चन ही आ जाते हैं पेपर में, और नहीं तो एक ग्रंथ तो आपको देखने को 100% मिलेगा। और ये मत सोचना कि दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आएंगे, जैसे संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात दोनों में से एक लिखो, इस तरीके से नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे भी तो अलग अलग आएंगे, इनके ऑप्शन में अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले संगीत रत्नाकर देखो। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव जी ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है, 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। और किसने की थी? पंडित सारंगदेव जी ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनता है आपका। इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है, और इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। आपको दोनों ग्रंथों के अध्यायों के नाम सीक्वेंस में लर्न करने हैं, आगे पीछे नहीं करने, सीक्वेंस में ही लिखना है। अगर सेकंड अध्याय राग विवेकाध्याय है तो राग विवेकाध्याय ही रहेगा।
ये नहीं है कि सेकंड अध्याय आप ताल अध्याय बना दोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि संगीत रत्नाकर में तीसरा अध्याय कौन सा है, तब क्या करोगे? तो सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में ही लर्न करना है इनको। तो सबसे पहले स्वर अध्याय देखो, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाया हुआ है मैंने, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का आपका टॉपिक है। इसमें क्या लिखोगे? इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना आदि का वर्णन किया गया है। सिर्फ ये बात लिखनी है, आपने इनको डिफाइन नहीं करना। वही चीज है, नाद के 2 प्रकार बताए हैं, आहत नाद, अनाहत नाद, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। श्रुतियां 22 बताई हैं इन्होंने, वैसे ही स्वर स्थापित किए हैं 4 3 2 4 4 3 2 के हिसाब से। ओके, इसके बाद जो याद रखने की बात है, स्वर, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर बताए हैं। ये बात आपको याद रखनी है, 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर। टोटल कितने स्वर माने हैं पंडित सारंगदेव जी ने? 7 और 12 कितने हो गए? 19 स्वर बताए हैं पंडित सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में, 7 शुद्ध और 12 विकृत। ग्राम वही इन्होंने 3 बताए हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। ओके, मूर्छनाएं वही आरोह और अवरोह से मूर्छना की रचना होती है, प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं, वही जो डेफिनेशन में की है आपने। वर्ण का भी इन्होंने जिक्र किया है, 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं, वो भी आप अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। आदि लगा दिया ना मैंने इसके बाद, तो इसलिए लिखा नहीं मैंने, तो वर्ण आप लिख सकते हो नॉलेज के लिए। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण, इस तरीके से 4 वर्ण बताए हैं। अलंकारों के बारे में बताया है, अलंकार भी वही है, अलंकारों की डेफिनेशन भी वही है। और थाट के बारे में इन्होंने बताया है, इन्होंने जो शुद्ध थाट मानना है वो काफी मानना है, काफी थाट को शुद्ध थाट मानना है पंडित सारंगदेव जी ने। ये बस याद कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपका ये नहीं चाहता कि 1 मार्क्स भी कट हो कहीं से भी। तो नॉलेज के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए याद रखना ये बात। इन्होंने अपना जो शुद्ध थाट है वो काफी को मानना है, काफी थाट जो है उसको शुद्ध थाट मानना है। ओके, नेक्स्ट अध्याय है आपका राग विवेक अध्याय। इस अध्याय में ग्राम राग, उपराग, रागांग, भाषांग आदि का वर्णन किया है। इन्होंने जो राग वर्गीकरण किया है उसको 10 विधि राग वर्गीकरण भी बोलते हैं। इनके राग वर्गीकरण को इन्होंने कुल टोटल 264 रागों का वर्णन किया है। ये मैंने लिखा भी होगा लास्ट में, इसमें 264 राग बताए हैं पंडित सारंगदेव जी ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 264 राग नोट कर लेना। इन्होंने 30 ग्राम राग बताए हैं, 20 राग बताए हैं, 8 उपराग बताए हैं, 96 भाषा राग बताए हैं, विभाषा राग 20 बताए हैं, अंतरभाषा 4 बताए हैं, और रागांग इन्होंने 21 बताए हैं, भाषांग 20, उपांग 30, क्रियांग 15। तो टोटल कुल मिला के इनके 264 राग हो जाते हैं, इन्होंने मानने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय है प्रकीर्ण का अध्याय, या प्रकीर्ण अध्याय भी बोल सकते हैं। प्रकीर्ण अध्याय ही है ये, वैसे तो प्रकीर्ण का अध्याय भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इस अध्याय में गायक के गुण दोष, गीत के गुण दोष, गायकी के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए कि गायक के गुण दोष कौन से अध्याय में बताए हैं, तो प्रकीर्ण अध्याय में बताए हैं। और इस अध्याय में वाग्यकार के 28 गुण भी बताए हैं प्रकीर्ण अध्याय में। पंडित सारंगदेव जी ने उस संगीतकार को वाग्यकार कहा है जो शब्द रचना भी करता है और स्वर रचना भी करता है। 28 गुणों का जो है जिक्र किया है प्रकीर्ण अध्याय में, यह बात याद रखना। नेक्स्ट अध्याय है आपका प्रबंध अध्याय, निबद्ध और अनिबद्ध गान। निबद्ध और अनिबद्ध गान, देखो निबद्ध और अनिबद्ध, इससे मतलब समझते हो? निबद्ध होता है ताल में बंधा हुआ, और अनिबद्ध होता है जो ताल में बंधा हुआ नहीं होता है, इससे अपोजिट। जैसे आपने मार्गी और देसी संगीत पढ़ा था 11th में, उसी तरीके से होता है ये भी। ओके, नेक्स्ट अध्याय है ताल अध्याय। इसमें कई प्रकार की तालों का वर्णन किया गया है। देखो मैं नॉलेज के लिए वैसे बता भी देता हूँ, इन्होंने तालों के 2 प्रकार माने हैं, मार्गी ताल और देसी ताल। मार्गी ताल के इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, और देसी ताल जो है इन्होंने 120 प्रकार की बताई है। ये बात आप याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। नेक्स्ट अध्याय है 6th, जो है आपका वाद्याध्याय। इसमें तत्, सुशीर, अवनद और घन वाद्य तथा वाद्यों व वादकों के गुण दोष आदि का वर्णन है। देखो तत्वाद्य तो होते हैं जिनमें स्ट्रिंग होती है, तार वाले जो वाद्य होते हैं वो होते हैं तत्वाद्य। सुशीर वाद्य होते हैं जो हवा से बजाए जाते हैं, चाहे वो हवा किसी भी तरीके से दी जाए, चाहे मुंह से दी जाए, या जैसे हारमोनियम होता है हाथ से उसको पंप करते हैं हवा से, वो सुशीर वाद्य है। जैसे फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, ये सारे जो है सुशीर वाद्य हैं। और अवनद वाद्य, तबला, ढोलक, जो इस टाइप के वाद्य होते हैं बीट वाले जिससे ताल दी जाती है, वो अवनद वाद्य है। घन वाद्य
जैसे मंदिर में देखा होगा आपने, घंटी होती है और मंजीरा होता है, ये सारे घन वाद्य के अंदर आते हैं। तो ये सब लिखना है आपने इसमें। 7वां अध्याय है नृत्याध्याय या नृत्यनाध्याय भी बोल सकते हैं। इसमें नृत्य, नाट्य आदि का वर्णन किया गया है। बस एक लाइन लिख सकते हो आप इसमें। और इस ग्रंथ में देखो, ये मैंने लिखा हुआ लास्ट में, ये आप राग अध्याय में लिख सकते हो। 264 राग बताए हैं इन्होंने। ये आपका संगीत रत्नाकर ग्रंथ था, 2 मार्क्स का है ये। 2 मार्क्स में आपने लिखना यही है। और जो मैंने बताया है वो नॉलेज के लिए इसलिए बताया है ताकि आपका 1 मार्क्स भी कट ना हो, एमसीक्यू में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। ओके, नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा संगीत पारिजात। इस ग्रंथ की रचना 17वीं शताब्दी में पंडित अहोबल जी ने की थी। 1650 ईस्वी में की थी। 17वीं शताब्दी भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ द्वारा किया गया। इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। इनको भी सीक्वेंस में लर्न करना है आपने। नंबर 1 है स्वर अध्याय। इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर आदि के बारे में बताया गया है, जिसमें इन्होंने इनके विषय में प्राचीन सिद्धांतों को अपनाया है। प्राचीन सिद्धांत वही 22 श्रुतियां, और इन्होंने स्वर जो बताए हैं 29 बताए हैं इन्होंने, 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम अध्याय। इन्होंने 7 स्वरों के समूह को ग्राम का है। 3 प्रकार के ग्राम बताए हैं। वही सारी डेफिनेशन लिखनी है आपने इसमें। मूर्छना में वही 7 मूर्छनाएं बताए हैं प्रत्येक ग्राम से, और आरोह से मूर्छना की रचना होती है। स्वर विस्तार अध्याय में स्वरों के बारे में बताया है। स्वर की डेफिनेशन है, जो सुनने वाले के मन को आनंदित कर दे उसको स्वर कहते हैं। स्वर के भेद बताए हैं इन्होंने, शुद्ध और विकृत, 7 शुद्ध स्वर, 22 विकृत स्वर, जो मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट अध्याय है आपका वर्ण अलंकार अध्याय। गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं। अलंकारों के बारे में बताया है। 56 प्रकार के अलंकार बताए हैं। जाति अध्याय में 7 शुद्ध जातियों का वर्णन किया है इन्होंने, और गमक के प्रकार बताए हैं इसमें। समय अध्याय में वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। 5 प्रकार की गीतियां बताई हैं इन्होंने। अपने समय में प्रचलित रागों का गायन समय बताया है। राग अध्याय में इन्होंने 122 रागों का वर्णन किया है। ये बात आपको याद रखनी है। पंडित सारंग देव जी ने 264 राग बताए हैं, इन्होंने बताए हैं 122। ये आपने संगीत पारिजात में लिखना है। ओके, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फयाज खान। जो आपके 3 जीवन परीक्षा हैं, इनके ऑप्शन में आपको वैसे तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स के टॉपिक हैं ये भी आपके। ये नहीं सोचना इसमें ज्यादा लिखे या कम लिखे, जितना मैंने करवाया है वही लिखना है। एक तो इन तीनों के घराने आपको अच्छे से याद करने हैं। फयाज खान जी आगरा घराने से संबंध रखते थे, बड़े गुलाम अली खान जी पटियाला घराने से, और कृष्ण राव शंकर पंडित जी ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। ओके, इन तीनों के घराने अच्छे से कर लेना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फयाज खान जी का जीवन परिचय देखो पहले। इनका जन्म 1886 में आगरा रंगीला घराने के नाम से विख्यात ध्रुपद गायकों के परिवार में हुआ था। इनके जन्म के लगभग 3 महीने पहले इनके पिता सफदर हुसैन खान का निधन हो गया था। तत्पश्चात इनके नाना ने ही इनका पालन पोषण किया और इनको संगीत की शिक्षा दी। अतः गुलाम अब्बास खान इनके नाना इनके प्रथम गुरु थे। 1950 बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतना सा इनका जीवन परिचय लिखना है आपने। 2 मार्क्स का टॉपिक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने करवाया है उतना लिखो। संगीत में योगदान। फयाज खान की गायकी में ध्रुपद और ख्याल दोनों ही शैलियों का अद्भुत समावेश था। ये टप्पा, ठुमरी, कव्वाली, गजल आदि गायन शैलियों के कुशल कलाकार थे। आलाप में नोम तुम लेना, बोल ताने लेकर सम पकड़ना इनकी विशेषता थी। छोटी छोटी और दानेदार तानों में स्वर तथा कण स्वर स्पष्ट सुनाई देते थे इनके। ओके, इनका उपनाम प्रेम पिया था। इस नाम से इन्होंने लगभग 250 बंदिशों की रचना की। इनको मैसूर दरबार में वर्ष 1911 में आफ्ताब मोश्की की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आफ्ताब मोश्की की उपाधि किसे मिली थी? मैसूर के दरबार में फयाज खान जी को मिली थी। ये सब आपको इनके बारे में लिखना है। इनका जन्म 1886 सिकंदरा में हुआ था, आगरा में। ये आगरा घराने से संबंध रखते हैं। इनके पिता सफदर हुसैन खान थे। इनका पालन पोषण इनके नाना ने ही किया था, जो गुलाम अब्बास खान जो इनके नाना थे। इनकी आवाज जोरदार और बरावट वाली थी। ओके, और क्या क्या गाते थे? ये ख्याल गाते थे, ध्रुपद गाते थे, धमार गाते थे, और टप्पा, ठुमरी, कव्वाली, गजल के भी ये कुशल कलाकार थे। और जो मैंने ये लिखवाया है नोम तुम लेना और बोल ताने लेकर सम पकड़ना, इनकी जो है गायकी की विशेषता थी। इनको पुरस्कार भी मिले थे। 1906 में इनको स्वर्ण पदक मिला था। 1911 में इनको आफ्ताब मोश्की की उपाधि मिली थी। 1935 में बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया था। प्रेम पिया नाम से इनकी बंदिशें थी। और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 में बड़ौदा में हो गई थी।
ये इनके जीवन परिचय और संगीत में योगदान में आपको लिखना है। इतना सही था ये। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली खान। इनका जन्म 2 अप्रैल वर्ष 1902 में लाहौर के निकट कसूर नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता अली बख्श खान थे। इनका परिवार संगीतज्ञों का परिवार था। इन्होंने अपने चाचा काले खां, बाबा सिंधे खां से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। खान साहब अपने अंतिम समय में लकवे के शिकार हो गए थे और 25 अप्रैल 1968 में हैदराबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर किसी बुक में 23 अप्रैल भी दिया हुआ है, 25 अप्रैल। मेन तो आपको ये 1968 लर्न करना है, इसको ना भी लिखोगे तो तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके जीवन परिचय में आपको ये सब बातें लिखनी है, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, 2 मार्क्स का टॉपिक है। ओके, इनके संगीत में योगदान में आपको क्या लिखना है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे, जो मैं बता चुका हूँ। इन्होंने अपनी सुरीली व जोरदार आवाज से ठुमरी को नए अंदाज में डाला। उनकी इस शैली को ठुमरी के पंजाब अंग के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ठुमरी को नए अंदाज में डाला था। जैसे इनकी ठुमरियां बहुत प्रसिद्ध हुई थी, आए ना बालम, तिरछी नजरिया के बान, याद पिया गया है, ये इनकी ठुमरियां थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने अपना पहला प्रस्तुतिकरण कलकत्ता में प्रस्तुत किया, जिससे लोग इनकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। खान साहब ने सबरंग नाम से अनगिनत बंदिशों की रचना की। सबरंग नाम से बड़े गुलाम अली खान जी को जाना जाता था और प्रेम पिया नाम से डिनोट करते हैं हम फयाज खान जी को। ओके, ये बात याद रखनी है। इन्होंने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का रिश्ता बनाते हुए राग पहाड़ी में हरि ओम तत्सम नाम से एक रचना की। ये भी लिख सकते हो आप, ये लाइन अगर स्किप भी करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। खान साहब को वर्ष 1962 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इनके पुरस्कार थे। इनको ऐसा माना जाता था कि ये 20 घंटे जो है रियाज करते थे रोजाना। इनका कानून नामक वाद्य था, उसके साथ ये रियाज करते थे और 1947 में ये भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे जब विभाजन हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखनी है इनके बारे में। नेक्स्ट है कृष्ण राव शंकर पंडित। इनका जन्म 26 जुलाई 1893 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता शंकर राव पंडित एक संगीतकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के साथ साथ नत्थू खां और निसार हुसैन खान के द्वारा दी गई। इन्हें टप्पा, ख्याल, तराना और लयकारी रागों आदि की शिक्षा दी गई थी। ये अपने अंतिम समय तक संगीत साधना में लीन रहे और इनकी वर्ष 1989 में ग्वालियर में मृत्यु हो गई। ये इनके जीवन परिचय के बारे में आपने 2-4 बातें लिखनी है। ओके, इसके बाद संगीत में योगदान देखो। कृष्णराव शंकर पंडित जी को ग्वालियर घराने के प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। इन्होंने ग्वालियर में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। कृष्णराव शंकर पंडित एक प्रतिष्ठित संगीतकार एवं समृद्ध प्रदर्शन करता थे। ये ख्याल और तराना आदि शैलियों में गायकी करते थे। इनको स्वर व वाद्य संगीत के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए इन्होंने 8 पुस्तकें और कई लेख लिखे। वर्ष 1959 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1962 में इन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1973 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनके पुरस्कार और उपाधि जो इन्हें मिली थी। तो आपने जो मेन बातें याद रखनी है, 26 जुलाई 1893 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शंकर राव पंडित था। इनकी जो संगीत की शिक्षा थी वो इनके पिताजी से थी और श्री हद्दू खान, नत्थू खान से इनकी संगीत शिक्षा थी, जिनसे इन्होंने संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने शंकर गंधर्व विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्हें 1947 में संगीत अलंकार की उपाधि मिली थी। 1962 में PhD की उपाधि मिली थी इन्हें। 1973 में पद्म भूषण मिला। 1980 में तानसेन अवार्ड मिला, जो लिखा हुआ है इसमें। और फिर 1989 में इनका निधन हो गया था। ये सब बातें आपको इनके बारे में लिखनी है। ये आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। अब 4th यूनिट पे आते हैं। इसमें आपके 3 ताल हैं, झप ताल, रूपक ताल और धमार ताल, और तानपुरे को मिलाने की विधि वाला टॉपिक है इसमें। तो सबसे पहले जप ताल देखो। अगर ताल का परिचय आ जाता है तो आपको परिचय लिखना पड़ेगा। अगर आप ये इसकी ठा लर्न कर लेते हो तो इसमें से ही आप परिचय बना सकते हो। देखो, सबसे पहले तो 10 मात्राओं की ताल है। इसमें 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। बनेगी 2 लाइन यहाँ से। तीसरी लाइन क्या बनेगी? इसकी पहली मात्रा पर सम। देखो, ये सम का साइन होता है, ये क्रॉस का, इसका मतलब होता है पहली ताली।
और ये 2 का मतलब होता है दूसरी ताली, 3 का मतलब होता है तीसरी ताली, और ये 0 का जो साइन होता है इसका मतलब होता है खाली, यहाँ पर खाली शो होती है। तो पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली, आठवीं मात्रा पर तीसरी ताली आती है इसकी। छठी मात्रा इसमें खाली शो होती है, इस ताल में छठी मात्रा पर खाली आती है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में किया जाता है। यह ताल तबले पर बजाई जाती है, बंद बोलों की ताल है। इस तरीके से एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हो। ये जब ताल का परिचय हो गया। इसके बाद इसके बोल लर्न करने हैं, धीना धी धीना, तीना धी धीना। उसके बाद आपको जो भी एग्जामिनर बोल ले, दुगुन बनानी है आपने, ठा के साथ तिगुन बनानी है, चौगुन बनानी है, तो आप बना सकते हो। दुगुन में एक मात्रा के नीचे 2 बोल आ जाएंगे, आपको पता ही है, बड़ा इजी है ये। देखो 2, फिर ये 2, फिर 2, फिर ये 2, और फिर नेक्स्ट 5 तक हो गए। इसके बाद फिर दोबारा रिपीट यहां से। ओके, इस तरीके से आपने हर ताल में करना है, कंप्लीट हो जाएगी आपकी लास्ट तक। दुगुन तिगुन में 3 बोल लेने हैं, और चौगुन में लेने हैं 4 बोल एक मात्रा के नीचे। आपने इस तरीके से बनानी है टेबल, वहां पर कटिंग ना हो ज्यादा, आपकी एक मात्रा के नीचे जितने भी बोल है वो आ जाए, इस तरीके से बनाना। ये आपकी जब ताल थी। नेक्स्ट है रूपक ताल। अगर आपको उसका परिचय लिखना है तो ये 7 मात्राओं की ताल है। इसकी पहली मात्रा पर कुछ विद्वान ताली मानते हैं, कुछ विद्वान खाली मानते हैं। चौथी मात्रा पर दूसरी ताली, छठी पर तीसरी ताली। इसमें 3 विभाग होते हैं, पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 का, और तीसरा विभाग 2 का, यानी कि 3 2 2। इस तरीके से इस ताल का प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों में होता है। यह ताल तबले पर बजाई जाती है। इस ताल में गायन के सभी प्रकार जैसे राग, गीत, गजल, भजन आदि गाए जाते हैं। इसके बाद आपने ती तीना धीना धीना इसके बोल लर्न करने हैं। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ये आपकी रूपक ताल होगी। नेक्स्ट है आपकी धमार ताल। अगर इसका परिचय लिखना आ जाता है तो ये 14 मात्राओं की ताल है। इसमें पहला विभाग 5 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का, तीसरा विभाग 3 मात्रा का, चौथा विभाग 4 मात्रा का होता है। ये बात आपने लिखनी है। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, छठी पर दूसरी ताली, 11वीं पर तीसरी ताली, 8वीं मात्रा इसमें खाली होती है। और धमार गायन के साथ ही इस ताल का प्रयोग किया जाता है। यह ताल शास्त्रीय संगीत की ताल है। ये खुले बोलों की ताल है। ये ताल पखावज पर बजाई जाती है। ये बात भी याद रखनी है आपको। आपके सिलेबस में ऐसी कौन सी ताल है जो पखावज पर बजाई जाती है, तो धमार ताल है, खुले बोलों की ताल है, और धमार गायन के साथ इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आपको बोल लर्न करने हैं इसके। का धीट धीट धा, गा तीट तीट ता। जो ये एस का साइन है ना, इस पर आ बोलते हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी। का धीट धीट धा, गा तीट तीट ता। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का तरीका वही है सेम। जो भी पूछे आपसे वही आपने बनाना है। दुगुन पूछे दुगुन बनानी है ठा के साथ, तिगुन पूछे तिगुन बनानी है, चौगुन पूछे चौगुन बनानी है। ये आपकी तीनों ताल हो गई। आपकी ताल आएगी 2 मार्क्स का टॉपिक है ये ताल का भी। परीक्षा होगा या ठा और दुगुन, ठा या तिगुन, ठा या चौगुन, जो भी पूछेगा वहां पर वो आपने लिखना है। और अगर परीक्षा पूछा तो परीक्षा भी लिखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि परीक्षा नहीं लिखेंगे, ये टेबल बना देंगे तब भी काम चल जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो आपने ध्यान से पढ़ना है, और फिर ध्यान से ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका तानपुरा। देखो तानपुरे को मिलाने की विधि ही सिर्फ आपके सिलेबस में है। तानपुरे में जो 4 तार होते हैं उनको कैसे मिलाया जाता है उसके बारे में ही आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये 2 मार्क्स का टॉपिक है, ये भी पेपर में आएगा ही आएगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो तानपुरे को मिलाने की विधि है आपके सिलेबस में टॉपिक। तानपुरे से रिलेटेड जो इसके अंग हैं उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसके अंग है उसमें से क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो तानपुरे को भारतीय संगीत का आधार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानपुरे का आविष्कार प्राचीन काल में तुमरू नामक गंधर्व ने किया था। यह गायन संगीत का प्रमुख वाद्य है। इसकी तारों को बजाने से सभी स्वर प्राप्त होते हैं। ये देखो तानपुरे का चित्र है, ये इसके अंग है, यहाँ पर खूटियां हैं, ये तार गहन, अटी, तार, डांड, गुल, पत्तियां, तुम्बा, ब्रिज, सूत, अकेल, मनका, तबली। यह आया था लास्ट टाइम क्वेश्चन की तानपुरे के निचले भाग को ब्रिज कहते हैं। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात फॉल्स थी, निचले भाग को तुम्बा कहते हैं, ब्रिज तो यहाँ है। तो ये अंग आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा कहां पर है, इतना लर्न कर लो बस। ये देखो, अब आते हैं मेन टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में है।
तानपुरे में 4 तार होती हैं, ये मैंने समझाने के लिए रफली वैसे लिखा हुआ है, आपने इसको लाइन में कन्वर्ट करके लिखना है। तानपुरे में 4 तार होती है। पहली तार जो है पीतल की होती है, दूसरी तीसरी तार होती है जोड़ी की तार होती है, लोहे की होती है दोनों, और अंतिम तार भी पीतल की होती है। देखो तानपुरा भी 2 तरह का बताया गया है, स्त्री तानपुरा और पुरुष तानपुरा। उसमें डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट तार उसमें लोहे की होती है स्त्री तानपुरे में, इसमें फर्स्ट तार पीतल की होती है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कौन सी तार किससे बनी होती है। अब मिलाने की विधि देखो इनको। पहला तार मंदिर के पा से मिलाया जाता है। मंदिर का पा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके नीचे डॉट है, मंदिर सप्तक का पा। अब पहली तार की ही बात चल रही है, पहली तार ही चेंज होती है अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित है, तब हम उस सिचुएशन में पहले तार को किससे मिलाएंगे। जैसे राग मालकोस है, राग मालकोस में पंचम स्वर वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है, उसमें पंचम स्वर का प्रयोग ही नहीं होता। तो अगर हम राग मालकोस गाएंगे तो तानपुरे के पहले तार को मंदिर के माँ से मिलाएंगे, मंदिर सप्तक के माँ से मिलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। और जिस राग में पंचम भी नहीं मध्यम भी नहीं, तब उस सिचुएशन में किससे मिलाएंगे, नी से मिलाएंगे। उस सिचुएशन में मिलाएंगे नी से, लेकिन रहेगा वो मंदिर सप्तक का ही। नीचे डॉट 3 हो गया आएगी, ये नहीं सोचना कि मध्य सप्तक का हो जाएगा, तार सप्तक का हो जाएगा। पहले तार को बेसिकली हम किससे मिलाते हैं, मंदिर के पंचम से मिलाते हैं, पा से। अगर पंचम नहीं है तो उस सिचुएशन में माँ से मिलाते हैं, दोनों ही नहीं है तो नी से मिलाते हैं, मंदिर का ही रहेगा लेकिन मंदिर सप्तक का। ओके, सिर्फ पहली तार की बात है। दूसरी तार और तीसरी तार और चौथी तार में कोई बदलाव नहीं होता, इनके फिक्स है। दूसरी तीसरी तार सा से मिलाई जाती है, सिंपल मध्य सा से, ना मंदिर का ना तार का, मध्य सा से मिलाई जाती है दूसरी तीसरी तार। अंतिम तार जो होती है वो मिलाई जाती है मंदिर सप्तक के सा से। नीचे डॉट होती है, नीचे डॉट लगानी है आपने, मंदिर सप्तक का सा। ये देखो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसमें आपके 2 नंबर मिल गए। आपने एक सिर्फ क्या लिखना है, तानपुरे के पहले तार को मंदिर के पास से मिलाते हैं, दूसरे तीसरे तार को मध्य के सा से मिलाते हैं, चौथे तार को मंदिर के सा से मिलाते हैं। 2 नंबर ले लो, इतना लिखने से ही। अगर ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना आपने तो फिर आप ये सोच लेना कि कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी बता दिया कि पेपर में आया हुआ है, मैं इस टॉपिक पर इतना फोकस करता हूँ बार बार, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10th में भी आता है, बोर्ड में 12th में भी आता है, मिलाने की विधि आएगी इसकी बस। तो ये तानपुरे का टॉपिक था आपका, ये आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 5th यूनिट पर। ये आपकी 5th यूनिट है, इसमें आपके 3 राग हैं। सबसे पहले आपको तीनों रागों के परिचय अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप स्वरलिपि क्रिएट कर पाओगे। आलाप तान जो ये सारी चीजें हैं, अलंकार, ये सब आप क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले राग भैरव, जिसमें मैंने सभी स्वरलिपि करवाई हुई हैं, इसका तो आपको अच्छे से करना ही करना है परिचय लर्न राग भैरव का। तीनों के करने हैं वैसे तो, लेकिन इसका इसलिए करना है क्योंकि इसमें आप स्वरलिपि भी करोगे, तान भी करोगे, जो मैंने करवाई हुई है सारी। ओके, तो राग भैरव, भैरव ही थाट से है, अपनी थाट का आशय राग भी बोलते हैं इसको। जाति इसकी संपूर्ण, संपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। इसके आरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग होता है और अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण, संपूर्ण है। जाति का टॉपिक आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें 7 स्वर होते हैं संपूर्ण, 5 स्वर होते हैं ओडव, 6 स्वर होते हैं साडव, इस तरीके से। राग भैरव में रे धा कोमल स्वर प्रयोग होते हैं। जहां भी रे और धा लिखोगे आप नीचे लेटी रेखा लगाओगे, अगर आपने कोमल स्वर नहीं किए तो राग भैरव नहीं माना जाएगा, वो राग बिलावल हो जाएगा, सारे शुद्ध स्वर हो जाएंगे उसमें। तो आपने कोमल का साइन लगाना है। जहां भी राग भैरव में आप कुछ भी चीज क्रिएट कर रहे हो, स्वर लिपि लिख रहे हो, तो रे धा कोमल प्रयोग करने हैं। ओके, वादी स्वर इसका धा है, संवादी रे है। वादी स्वर पता है ना, राग का जो इंपॉर्टेंट स्वर होता है, जिसका बार बार प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जिसका 2nd नंबर पर प्रयोग होता है, जो 2nd नंबर पर इंपॉर्टेंट स्वर है वो रे है इस राग का। राग के रूल्स होते हैं हर राग के। गायन समय इसका प्रातःकाल 4 से 7 है, प्रातःकाल 4 से 7 लिखोगे इसका गायन समय। समप्रकृतिक राग इससे मिलता जुलता राग है, कलिंगड़ा। इसकी आरोह अवरोह पकड़ सिंपल है बिल्कुल, रे और धा कोमल, सारे गामा पा धा नी सा। इसका अपोजिट हो जाएगा अवरोह में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग, सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ बिल्कुल इजी है इसकी, गामा धा धा पा मा पा गामा रे रे सा। ये जो डैश लगाते हैं इस पर मात्रा के अनुसार बोलते हैं हम, जैसे धा आ, धा आ। अगर यहाँ पर रे होता तो रे ए, रे ए।
मा होता तो मा आ मा आ, इस तरीके से। गा मा धा धा पा मा पा गा मा रे सा, इस तरीके से गाते हैं। गला खराब है थोड़ा, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको समझाने की। ये राग भैरव की पकड़ है। प्रातःकाल जब इसको सुनोगे ना आप, राग को बहुत ही अच्छा लगेगा। गाओगे, सुनोगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको सुकून मिलेगा। म्यूजिक को अभी तुम परसेंटेज बनाने के लिए ले रहे हो बस, सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन म्यूजिक में एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा से सीधा परमात्मा का मेल करवाती है। म्यूजिक बहुत बड़ी पावर है। प्रकृति के कण कण में म्यूजिक है। अगर आप म्यूजिक की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही पावर है म्यूजिक के अंदर, इसको ऐसे हल्के में मत लो। ओके, चलो आगे देखो। ये इसकी विशेषताएं लिखी हुई है। या प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। इसके आरोह में कभी कभी पंचम को वर्जित कर देते हैं। या गंभीर प्रकृति का राग है। अवरोह में अधिकतर गा का वक्र प्रयोग होता है। वक्र मतलब समझते हो ना, टेढ़ा मेढ़ा। इसके अवरोह में रे और धा सदैव आंदोलित रहते हैं। आंदोलित मतलब इन पर बार बार, जैसे धा धा धा, रे रे रे, इस तरीके से आंदोलित करते हैं इन दोनों स्वरों को, वादी संवादी को। ओके, यह अपनी थाट का आश्रय राग है। इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल आदि गाए जाते हैं। बड़ा ख्याल, विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल, द्रुत ख्याल। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। बड़ा ख्याल क्या होता है, विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल, द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल द्रुत लय में गाया जाता है, और विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल जो होता है वो गाया जाता है विलंबित लय में। राग बागेश्वरी काव्य थाट का राग है। जाति ओढ़व संपूर्ण है। ओढ़व संपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके आरोह में 2 स्वर वर्जित हैं। कौन कौन से स्वर वर्जित है इसमें, रे और पा सिर्फ आरोह में वर्जित है। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण है। गा नी इसमें कोमल प्रयोग होते हैं। गा और नी जहां भी प्रयोग करोगे राग बागेश्वरी में, कोमल का साइन लगाना है। ओके, वादी स्वर मा है, इसका संवादी सा है। वर्जित स्वर इसके आरोह में रे और पा है। गायन समय इसका रात्रि का दूसरा पहर है। रात्रि का दूसरा पहर अर्थात 10 से 1। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये 9 से 12 मिलेगा आपको। अगर हम प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखें तो 10 से 1 है, मतलब 1 हार कम कर दिया गया है मॉडर्न टाइम में। जैसे ये 10 से 1 है तो उसमें 9 से 12 मिलेगा आपको मॉडर्न टाइम में। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पहर, तो उसमें 9 से 12 मिलेगा। पहर कैसे स्टार्ट होते हैं, दिन में भी और रात में भी। 7 बजे से, शाम को भी 7 बजे से, और सुबह भी 7 बजे से। जैसे 7 से 10 पहला पहर हो गया। दूसरा पहर 10 से 1। तीसरा पहर 1 से 4। 4 से 7 फिर चौथा, अंतिम पहर जिसको बोलते हैं। इसी तरह रात को होते हैं, इसी तरह दिन में होते हैं सेम। ओके, संप्रकृति के राग रागेश्वरी है, इससे मिलता जुलता राग। आरोह अवरोह पकड़, ये तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे इसके आरोह अवरोह पकड़, चाहे कैसे भी करो। नी सा गामा धा नी सा नी धामा पा धामा गा रे सा। नी से स्टार्ट होगी मंदिर के, इसकी आरोह नी से स्टार्ट हुई। नी सा गा, रे लिया नहीं क्योंकि रे वर्जित है। सा गा मा, फिर पा नहीं लिया, पा भी वर्जित है आरोह में। माँ के बाद धा लिया, फिर नी और फिर सा। ओके, अवरोह इसकी वक्र होगी। देखो सा नी धा मा, सा नी धापा नहीं किया हमने, सा नी धामा किया। सा नी धामा, फिर पा धामा गा रे सा, इस तरीके से लेनी है अवरोह इसकी। फिर उसके बाद पकड़ है इसकी धानी सामा, गामा धानी धा, मापा धा गा रे सा। इजी है बिल्कुल। इस राग में सामा धामा की संगति प्रमुख है। इसका स्वर विस्तार तीनों सप्तकों में होता है। इस राग के अवरोह में पंचम वक्र रूप से प्रयोग होता है। इसके आरोह में रे और पा स्वर वर्जित होने के कारण इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण है। वैसे तो मैंने विशेषताओं के पॉइंट लिखवाए हुए हैं सभी राग्स में। अगर कोई 1-2 पॉइंट आप भूल जाते हो तो राग का जो परीक्षा आपने लर्न किया है इसमें से विशेषताओं के पॉइंट लिख सकते हो आप। जितने भी पॉइंट है इसके, थाट, जाति, स्वर, वादी, संवादी, इनमें से आप विशेषताओं का पॉइंट बना सकते हो कोई भी। ओके, नेक्स्ट राग है आपका राग मालकोस। थाट भैरवी, भैरवी थाट जन्य राग है राग मालकोस। जाति ओढ़व, ओढ़व क्यों है इसकी, क्योंकि इसमें 2 स्वर वर्जित हैं बिल्कुल, आरोह में भी अवरोह में भी। कौन कौन से हैं, रे और पा। राग बागेश्वरी में सिर्फ आरोह में वर्जित थे रे और पा। वादी संवादी सेम है इसका, मा और सा। बागेश्वरी का भी वही था और मालकोस का भी यही है। वादी संवादी लर्न करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ। मालकोस, ये रहा वादी स्वर और ये रहा संवादी स्वर, मा और सा। मालकोस का देखो नाम में ही छिपा हुआ वादी संवादी, मा माल कोस, लास्ट में सा,
और ये पहला माँ। और बागेश्वरी के भी सेम है, माँ और सा लर्न हो गए ना नाम में ही, माँ और सा मालकोस के, और बागेश्वरी के भी यही है, माँ और सा। भैरव के जो कोमल स्वर प्रयोग होते हैं वो हैं धा और रे। ये याद करने का तरीका है इसका। वर्जिस्वर रे और पा है इसमें। रात्रि का तीसरा पहर कौन सा होगा? रात्रि का तीसरा पहर 1 से 4, क्योंकि 7 से 10 पहला, 10 से 1 दूसरा, 1 से 4 तीसरा, 4 से 7 चौथा। ओके। संप्रकृतिक राग चंद्रकोश है। आरोह इसकी सा गा मा धा नी सा। सा के बाद रे क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें वर्जित है। गा के बाद माँ, माँ के बाद पा क्यों नहीं आया? इसमें वर्जित है। धा नी सा, सा नी धामा गामा गासा। ये जो गामा गासा करते हैं ना हम, ये गामा गासा राग माल को उसको शो करता है, तो हम सा नी धामा गामा गासा ही करते हैं हमेशा। धानी सामा गामा गासा, जहां पर गामा गासा शो कर दिया वो राग माल को सामने वाले को अपने आप दिख जाएगा एग्जामिनर को कि गामा गासा कर दिया, तो ये राग मालकोस है। गा धानी स्वर इसमें कोमल प्रयोग होते हैं, विशेष ध्यान रखना, जहां भी गा धानी दिखे वहीं कोमल प्रयोग करना है आपने। ओके, ये ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने, गा धानी स्वर कोमल, बाकी शुद्ध प्रयोग होते हैं। विशेषताएं देखो इसकी। इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होता है। इस राग में नी शुद्ध कर देने से यह चंद्रकोश राग बन जाता है। इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती। इस राग की प्रकृति शांत है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि गाए जाते हैं। ये इसकी विशेषताओं के पॉइंट हैं। इनमें से सारे लर्न होते हैं तो अच्छी बात है। कोई पॉइंट स्किप हो जाता है तो आप इसमें से ऊपर से बना के लिख सकते हो कोई भी यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ, आपको तीनों रागों के परिचय अच्छे से लर्न होने ही चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट स्टेप बढ़ पाएगा। स्वर लिपि का, अलंकार का, आलाप का, तान का, तभी बना पाओगे ना आप, तभी समझोगे चीजों को। अब आप कोई गेम कर रहे हो, उस गेम के रूल्स आपको नहीं पता तो वो गेम कैसे खेल पाओगे आप? तो उसी तरीके से स्वर लिपि भी है। अगर जिस राग में आप स्वर लिपि कर रहे हो तो उसके रूल्स ही नहीं पता होंगे राग के, तो कहाँ से स्वर लिपि करोगे आप? बताओ कहाँ से करोगे? तो इन तीनों रागों के परिचय अच्छे से लर्न कर लेना। अब देखो विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल जिसको बोलते हैं, ये राग भैरव में मैंने करवाया है आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमें ये एक ताल में लिखना है। 12 मात्राओं की ताल होती है, दो दो मात्राओं के विभाग बनाने हैं, और उसके बाद इसके स्थाई और अंतरा के जो बोल हैं ये नीचे लिखे हुए अलग से। ये स्थाई है, ले साहब को नाम पूर्ण हो सब काम, अंतरा है 5 तत्व का बना पिंजरा अंत ना आवे काम। ये बोल आपको लर्न करने हैं। इसके बाद याद करने की चीज है इसमें, ये 11वीं मात्रा से स्टार्ट करनी है। इसकी जो स्थाई है वो 11वीं मात्रा से स्टार्ट होगी, अंतरा भी 11वीं मात्रा से स्टार्ट होगी। विलंबित ख्याल की विशेषता क्या है? इसमें आपने 4-4 स्वर लेने हैं एक मात्रा के नीचे, और जो एस का साइन है ये प्रयोग करना है हमने शब्दों में, जहां पे शब्द लिखोगे इनके नीचे, और डैश का प्रयोग करना है स्वरों में। ओके, तो गामा धाधा पापा गामा, रे के बाद 3 डैश हैं, यानी कि टोटल 4 स्वर हैं। रे ए मात्रा के अनुसार बोलते हैं, है तो रे ही स्वर, रे ए इस तरीके से, सा आ इस तरीके से बोलते हैं, गा आ मा आ, पा आ। ओके, आया समझ में? इस तरीके से बोलते हैं इन स्वरों को। तो लास्ट में गामा रेसा करना है आपने। इन स्वरों को टुकड़ों में बांट कर लर्न करो, समझो राग के रूल्स को। धानी धापा मामा पा गामा रेसा, स्वरों को आपको लिखना ही पड़ेगा, समझ गए? स्वर लिपि क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके नीचे फिर शब्द आपको फिट करने हैं 4-4, ले से और माँ तक। ले साहब को नाम पूर्ण हो सब काम, ये काम का माँ लास्ट में आए और ले से स्टार्ट करना है। ओके, समझने की चीज है ये, आ जाएगी समझ में। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता सकता, वो पर्सनल ही बता पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि रूल्स के खिलाफ मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। तो यहाँ समझने की कोशिश करो, जितना मैं समझा रहा हूँ आ जाएगा समझ में। देखो, गामा धाधा पापा गामा रेसा, राग भैरव का रूल समझो। गामा धाधा पापा गामा रेसा, गामा पा धानी धापा, इस तरीके से स्वरों को आपको बस फिट करना है। यहाँ पर एक मात्रा के नीचे 4 स्वर, फिर इन शब्दों को फिट करना है आपने इनके अनुसार। ये डैश लगे हैं इनके नीचे, चाहे पहले ये एस का साइन लगा सकते हो आप, इस तरीके से भी टेक्निक है ये लिखने की। और फिर उसके बाद अंतरा फिट करनी है इसी तरीके से, गामा रेसा आएगा लास्ट में। उसके बाद अलाप और तान बनानी है आपने, ये तान बनाई हुई है कुछ यहाँ पर देख सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पर। एक मात्रा के नीचे 2 स्वर आ गई इस तरीके से, एक मात्रा के नीचे 3 भी लिए हुए हैं स्वर। बेसिकली तो 2 ही स्वर लेना आप, 3 स्वर मत लेना।
गामा गामा कर सकते हो, या फिर गामा गापा गामा, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये राग भैरव का विलंबित ख्याल है, ये 6 मार्क्स में आएगा। 2 तान बनानी आएंगी, तो 2 तान इस तरीके से बनानी है आपने, तो कर लेना इसको लर्न। और फिर भी कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना, मैं वैसे तो रिप्लाई देता हूँ। अगर किसी को क्लास लेनी है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये नंबर है 7015259039। देखो वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा आपको, आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, लर्न भी होएगा, आपको मिस्टेक्स भी पता चलेंगी उससे। मेरी तो पहली प्रेफरेंस यही है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नोट्स मांगते हैं, तो सिर्फ वही बच्चा मैसेज करना जिसको नोट्स चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैसेज कर देते हैं सर नोट्स चाहिए, फिर मैं उनको रेट बताता हूँ तो कॉस्टली बोलते हैं उसको, और वैसे उनको पार्टी करनी होती है वहां पर वो कई हजार रुपए उड़ा के चले जाते हैं, और यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर फिर उनको ये कॉस्टली लगते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ डाउट पूछते हैं, वो उसके लिए भी पैसे दे जाते हैं बिन बोले ही। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट था, अदर स्टेट का था वो, तो उसने ऐसे ही किया, कुछ पूछा था उसने, तो मैंने तो उसको ऐसे ही बताया था, तो उसके बाद उसने अपने आप खुद पे कर दिए उसके लिए चार्ज, कि सर नहीं मैं फ्री में नहीं वो करूँगा। तो जिस बच्चे को नोट्स पेड नोट्स चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऑनलाइन कोर्स करना है, सब पेड है, हावर्स के हिसाब से भी क्लास होती हैं, और पूरा भी कोर्स है पूरे सिलेबस का भी जिसको चाहिए। और भी कई टेक्निक्स होती हैं जो पर्सनली ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं, पर्सनल क्लास होती है गूगल मीट पर। आपको जब भी लेनी है क्लास मेरे को बता देना, इन्फॉर्म कर देना, उस हिसाब से मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगा। और एग्जाम से पहले एक लाइव क्लास भी रखेंगे हम 17 मार्च से पहले, जब भी आप बोलोगे कमेंट कर देना, तो उस लाइव क्लास में भी जुड़ना सब। तो ये आपका विलंबित ख्याल था। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा धमार या तराना, उन दोनों स्वरलिपि में से एक आएगा। अब की बार तराना ही आएगा, धमार लास्ट टाइम आ गया था, तो इस बार रिपीट होने के चांस बहुत कम है। 99% चांस तराना की स्वरलिपि के आने के हैं अब की बार। ये देखो तराना की स्वरलिपि के सबसे पहले आपको स्थाई और अंतरा के बोल लर्न करने हैं। तनना देरे ना तदरे दानी, दानी दानी तुम दिर दानी, तनना तदारे दानी, ना दिर दानी तुम दिर दानी, दिर दिर दानी तदारे दानी, दिर दिर दीम, दिर दिर दीम, दिर दिर दीम, देरे ना तदीम दीम तनना, दिर दिर तनना, देरे ना। ये बोल होते हैं तराना के, आपने 11th क्लास में डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ये तराना के बोल हैं स्थाई और अंतरा के, ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं पहले। इसके बाद तराना की स्वरलिपि आपने लिखनी है 3 ताल में, राग भैरव तराना स्वरलिपि 3 ताल। ऊपर मेंशन करना अच्छे से। 16 मात्राएं बनाओगे सबसे पहले, 4-4 मात्राओं के विभाग बनाओगे। 9वीं मात्रा से इसकी स्थाई स्टार्ट करनी है। स्वरों का तरीका वही है, गामा धाधा पापा धामा पा गामा रेसा। जिसको राग समझ में आ गया वो स्वर अपने आप क्रिएट कर देगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर जिसको समझ में आ गया ना उसको स्वरलिपि सबसे आसान लगेगी, कुछ भी नहीं है स्वरलिपि में। गामा पा धा निसा निसा, धानी पा धा मा पा गामा, ये फिर उसके बाद मामा पापा धा धा नीनी, सासा सासा नी रे सासा, ये अंतरा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बस इसमें तराना में एक बात याद रखना, जो तोम है और जो दिर है, ये 2 बोल ऐसे हैं, इनको आपको तोड़ना नहीं है। जैसे तो इसके नीचे लिख दिया, मैं इसके नीचे लिख दिया, तोम पूरा ही आएगा। किसी भी स्वर के नीचे लिखोगे तो तोम पूरा आएगा, और दिर भी पूरा आएगा। किसी भी स्वर के नीचे दिर लिखोगे तो दिर को भी तोड़ना नहीं है, दीर ऐसे नहीं करना, ओके। दिर पूरा आएगा, ये चीजें इसमें याद रखना। और अगर मैं आपको बोल दूं इसका दुगुन और चौगुन बनाना, तो बना दोगे ना, ताल की तरह ही बनेगा सेम। दुगुन में 2 बोल आ जाएंगे एक मात्रा के नीचे, और चौगुन में 4 बोल आ जाएंगे एक मात्रा के नीचे। 6 मार्क्स का टॉपिक है आपका, ये अच्छे से कर लेना, इजी है बिल्कुल। स्वर एग्जैक्ट लर्न करने हैं तो टुकड़ों में बांट कर लर्न कर लो इनको, और समझ के लर्न करने हैं तो फिर याद करने की चीज है ही नहीं, अपने आप क्रिएट करना है। फिर इसी में डाउट होगा सबको, मुझे पता है। वीडियो के बाद भी सब इसी टॉपिक में कमेंट करोगे सर ये स्वरलिपि नहीं समझ में आई। तो देखो जितना मैंने बता दिया उससे समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो फिर पर्सनल समझ लेना, ऑनलाइन क्लास ले लेना, या फिर वैसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं बता दूंगा। कॉल तो करना मत, मैंने आपको बता दिया, कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप पर मैसेज किया करो, मैं वहां सब का रिप्लाई देता हूँ। आप डाउट पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये राग भैरव में धमार की स्वरलिपि है, धमार ताल में होती है, जो 14 मात्राओं की ताल है। देखो 5 मात्राओं के विभाग, 5 2 3 4 इस तरीके से विभाग बने हुए हैं।
उसके बाद 11वीं मात्रा से स्टार्ट करनी है। स्वरों का लिखने का तरीका वही है, गामा वापा धा धा पा, गामा धा पा रे रे सा, लास्ट में वही गामा रे सा आएगा, देखो गामा रे सा, गामा रे रे सा, इस तरीके से। और इसके जो बोल हैं, फागुन मास मंदर ढब बाजत, डोलत राधिका संग श्याम, सकल ब्रिज बनीताए मिलकर घेर रखे श्याम। ये इसके बोल हैं। इसके नीचे एक एक स्वर के नीचे एक एक बोल फिट करते चले जाओ, कंप्लीट करने हैं आपने। ये दुगुन चौगुन इस तरीके से बनानी है, देखो दुगुन और चौगुन पता है ना। एक मात्रा के नीचे 2 बोल ले लिए मैंने, और चौगुन में एक मात्रा के नीचे 4 बोल ले लिए। दुगुन चौगुन अगर बनानी आ जाए, वैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है दुगुन चौगुन धमार और तराना में ही आएगी दुगुन चौगुन, और धमार तराना में तान बनानी नहीं आएगी। वैसे तो सिंपल स्वरलिपि आती है, सिंपल ही आएगी 99.9%। मैं वैसे नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अगर आ जाए तो आप मार्क्स ना कटवाओ वहां पर, ओके। और जो ये आपके बोल जो हैं उनको फिट करने का जो तरीका होता है, हर स्वरलिपि में याद रखना उनको फिट करने का तरीका है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अंतरा है, देखो इसके ना बोल गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। जो मात्राएं हैं उनको नहीं गिनना अलग से, जो मात्राएं हैं उनको नहीं गिनना, सिर्फ बोल शब्द गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 शब्द हैं अंतरा में। एग्जाम्पल के तौर पे अंतरा बता रहा हूं मैं। ऐसे स्थाई में भी होगा और विलंबित ख्याल की स्वरलिपि में भी होगा, और जितनी भी स्वरलिपि हैं आपकी सभी स्वरलिपियों में ये टेक्निक अपनानी है। ये 20 शब्द गिन लिया आपने। अब अंतरा देखो, अंतरा पहली मात्रा से स्टार्ट है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 स्वर है, 24 स्वर हैं, 20 शब्द हैं। तो आपने एक एक स्वर के नीचे एक एक शब्द लिखना है, और जितने भी आपके बच गए, जैसे 20 शब्द हैं और 24 स्वर हैं, तो 4 अवग्रह आ जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 5वां भी अवग्रह लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे मात्रा साथ में ली होगी। देखो सकल ब्रिज बनी ताए मिलकर घेर राखे श्याम। ये देखो इसने ये श्या इकट्ठा ले लिया यहाँ पर, मैंने ये अलग अलग काउंट किया था। श्या अलग अलग भी लिख सकते हो आप, श यहाँ पे लिख के या यहाँ पे लिख देना। फिर 4 अवग्रह आएंगे, 1 2 3 4, ये इस तरीके से भी कर सकते हो। तो शब्द गिन लेना आप हर बंदिश में, शब्द गिनकर जितने भी बच जाएं उतने अवग्रह लगा देना। तो ये आपकी स्वरलिपि होगी। विलंबित ख्याल, धमार, तराना, ये 3 स्वरलिपि करवा दी मैंने। द्रुत ख्याल को आप स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर करना चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, द्रुत ख्याल भी कर सकते हो, आसान है बिल्कुल। इसी तरीके से होएगा। 3 ताल में 9वीं मात्रा से बंदी स्टार्ट होगी। ताई अंतरा के बोल लर्न कर लेना, उसके बाद फिट करना है उनको, जैसे मैंने बता दिया। और जो वो क्वेश्चन था आपका, राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार करो, राग मालकोस का 50 स्वरों तक विस्तार करो। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो अलग से वीडियो है, उसमें मिल जाएगी, उसमें से आप कर सकते हो। वैसे इसके ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको स्किप भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। और जो एक वो क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन, उसमें अलंकार, अलाप और तान बनाने का जो क्वेश्चन है, अगर वो भी आपको करना है तो उसकी भी अलग से वीडियो डाली हुई है मैंने, वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में 12th की, तो वहां से आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ उसके ऑप्शन वाला करवाऊंगा, कौशिकी चक्रवर्ती, जो आएगा ही आएगा पेपर में उसके ऑप्शन में, क्योंकि 99% बच्चे वही क्वेश्चन करते हैं कौशिकी चक्रवर्ती। जो अलाप तान अलंकार जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो उस क्वेश्चन को कम ही करते हैं बच्चे, बहुत रेयर करते हैं। अगर जिसको क्वेश्चन करना है तो आप वहां से कर सकते हो, वैसे उसके ऑप्शन वाला अगर आप कर लोगे तो सेफ हो आप। ये देखो कौशिकी चक्रवर्ती, ख्याल और तराना गायक। कौशिकी चक्रवर्ती एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1980 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। कौशिकी जी ने अपनी गायकी की शुरुआत बचपन में ही की थी। इन्होंने अपने पिता पंडित अजय चक्रवर्ती जी से अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पंडित अजय चक्रवर्ती जी का भी आप लिख सकते हो, अगर जिस बच्चे ने किया हुआ है। कौशिकी चक्रवर्ती जी का लिखो या अजय चक्रवर्ती जी का लिखो, एक ही बात है। उनकी आवाज बहुत ही मधुर है। उनकी गायकी में लयकारी और राग विस्तार की खासियत है।
उनकी गायकी में एक अनोखा अंदाज और तालमेल होता है जो सुनने वाले को बेहद प्रभावित करता है। उनकी गायकी में एक अलग ही चमक और गहराई होती है जो उन्हें खास बनाती है। देखो ये सारे पॉइंट ना मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं आपने। ये नहीं कि इन पॉइंट्स में से भी आप स्किप कर दो, स्किप नहीं करना आपने कुछ भी इसमें से। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको भी आप स्किप कर दोगे तो फिर क्या बचेगा। तो आगे देखो, उनकी गायकी में सहज और सौंदर्य दोनों ही समान रूप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपने गायन से संगीत प्रेमियों के दिल को जीता है। कौशिकी चक्रवर्ती ने कई अवार्ड्स जैसे बीबीसी म्यूजिक अवार्ड, पद्मश्री उपाधियां आदि प्राप्त की हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है ना पॉइंट्स में बना के, इसी तरीके से आपने लिखना है। कम से कम 2 सीट आपने भरनी है इसमें। लास्ट में, अतः कौशिकी चक्रवर्ती एक प्रतिभाशाली गायिका है जो अपनी गायकी से सुनने वाले को मंत्रमुग्ध करती है। इनकी मधुर आवाज, लय और ताल पर पकड़ और सरगम की महारत से लोग प्रभावित होते हैं। ये जो है कौशिकी चक्रवर्ती जी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें ऐड कर सकते हो अगर आपको ये शॉर्ट लग रहा है। वैसे तो मैंने 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। जैसे बचपन से ही गाने की शौकीन थी, इन्हें बचपन से ही शौक था गाने का, और इन्होंने पटियाला घराने की परंपरा को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाया है। इनके गायन में जो है ये ख्याल भी गाती हैं, ठुमरी भी गाती हैं, तराना भी गाती हैं, और कजरी, दादरा, भजन आदि ये सभी जो है बड़ी खूबसूरती से गाती हैं। ये आपको ये याद रखना है। और जो इनको पसंद है वो ठुमरी गाना पसंद है ज्यादा। इनकी जो पसंद है गाने में वो ठुमरी है। वैसे तो सभी चीजें गाती हैं ये। और इन्होंने एक बैंड भी बनाया था, एक महिला बैंड, जिसका नाम सखी बैंड रखा था। सखी बैंड को पहला ऑल वुमेन बैंड कहा गया है, सखी बैंड को। और भी बहुत सारी लाइनें हैं, अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो। इनकी आवाज मधुर है, इनके स्वर अच्छे हैं, लगते हैं, ताल पर पकड़ है। जब ये गाती है तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं लोग। मतलब इस तरीके से बनाकर आप लिख सकते हो। और ये कौशिकी चक्रवर्ती, कई बच्चे इसका नाम ही गलत करके आते हैं पेपर में। कौशिकी चक्रवर्ती देखो इस तरीके से लिखना है, वहां पर लिखा नहीं होगा कि कौशिकी चक्रवर्ती के बारे में लिखो। वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आप किस ख्याल गायक से सर्वाधिक प्रभावित हैं, या आप किसको सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में लिखो। कभी वहां पर लता मंगेशकर और ये अरिजीत सिंह, ये इस टाइप से कन्हैया मित्तल भी लिखा हुआ था लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने। तो इस तरीके से नहीं लिख के आने हैं आपने, कौशिकी चक्रवर्ती ही लिख के आना है, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। कौशिकी चक्रवर्ती लिखो या फिर अजय चक्रवर्ती लिखो। प्रेजेंट गायक पूछा है जिसकी डेथ नहीं हुई है, और इसमें था प्रयोग नहीं करना है कि ये बहुत अच्छा गाती थी, इनके स्वर बहुत पक्के थे। इस तरीके से नहीं करना है कि इनकी डेथ नहीं हुई है, अभी जिंदा है ये बहुत अच्छा गाती हैं, इनकी ताल पर पकड़ है प्रयोग करना है। 15 क्वेश्चन के बी पार्ट में आएगा ये क्वेश्चन। और ध्रुपद गायक में उदा बावलकर लिखना चाहो तो ये भी करवाया हुआ है मैंने, ये भी लिख सकते हो। ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। 5 फरवरी 1966 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। मुंबई के गुरु शिक्षा परंपरा के तहत जिया फरीदुद्दीन डागर और बाद में अपने गुरु के बड़े भाई जिया मोहिउद्दीन डागर के संरक्षण में ध्रुपद की शिक्षा ली। इनकी मेहनत, लगन और रियाज ने इनको एक अच्छा गायक बनने में मदद की। इन्होंने शास्त्रीय संगीत के मूल तत्वों को समझा और उन्हें अपने गायन में शामिल किया। इनके गायन में गहराई होती है और इनका गायन भावपूर्ण होता है। उदा बावलकर ख्याल गायकी भी करते हैं। इनकी गायकी में ख्याल और ध्रुपद दोनों प्रमुख है और उन्होंने दोनों गायकों में अपना महारत दिखाया है। उनकी गायकी में लय जो बहुत पक्की और स्थायी होती है और भावना का संवेदनशील उपयोग उन्हें एक विशेष गायक बनाता है, और यही चीज इनकी सुनने वाले को आकर्षित करती है। उदय बावलकर की गायकी में शुद्ध स्वर का महत्व बहुत है, अर्थात उनकी गायकी में किसी भी स्वर में कोई दोष नहीं होता और वह स्वर बिल्कुल साफ और शुद्ध सुनाई देते हैं। अतः उदय बावलकर एक प्रखर गायक हैं जिनके गायन में लय, शुद्ध स्वर और भावना का सही इस्तेमाल उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान करता है। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत के सौंदर्य को समझाने और प्रस्तुत करने की क्षमता दिखाई देती है। ये उदय बावलकर जी के बारे में है। अगर ध्रुपद गायक आपकी इच्छा है लिखने की, अगर पेपर में आता है तो वहां पर आप उदय बावलकर जी का भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको एक वीडियो के जरिए पूरा आपको सिलेबस करवाया। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा सब। जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछ सकते हो। नंबर दे दिया है आप लोगों को, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, या किसी भी माध्यम से आप समझ सकते हो। अगर इस वीडियो में कोई चीज छूट जाती है तो मैं वो लाइव क्लास में बता दूंगा,
जो लाइव क्लास होगी एग्जाम से पहले 17 मार्च से पहले मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा चैनल पर। और जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने ग्रुप्स में भी लिंक को शेयर कर दिया करो, ताकि वो बच्चे भी पास हो जाएं, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। एक दूसरे की हेल्प करोगे तभी आपका, वो कहते हैं ना कि दूसरे के भले में ही खुद का भला होता है। तो दूसरे की हेल्प करनी चाहिए आपको, बताना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, टेंशन में है इस चीज़ को लेकर, पढ़ नहीं पाते, म्यूजिक समझ में नहीं आता उनको। लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट है म्यूजिक, अगर करोगे तो आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।